आज हम लोग वन शॉट करेंगे, ऑल इन वन शॉट करेंगे, फुल चैप्टर कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे, सारे डेरिवेशन, सारे न्यूमेरिकल्स एक ही क्लास में। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो शुरू से अंत तक ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। ठीक, तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। आसान भाषा में फिजिक्स सीखनी है तो अरविंद एकेडमी या अरविंद सर के साथ जुड़ जाइए और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सीधे पढ़ाई पर आते हैं। देखिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। शुरुआती दौर में क्या हुआ, जो कि आप समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आपकी किताब में इलेक्ट्रिसिटी को लेके 3 चैप्टर है, 1 2 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर 4 5 6 करते हुए जो चैप्टर्स हैं वो मोर और लेस मैग्नेटिज्म में है। तो इन दोनों चीजों को अलग समझा जाता था, ये नहीं माना जाता था कि इनमें इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है। अब उसके बाद क्या हुआ, 1820 में एक बड़ा ही सरल और धांसू एक्सपेरिमेंट किया गया अस्टर्ड द्वारा। उन्होंने क्या बताया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में हम मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल लाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, और जब करंट बंद कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाता है। यानी कुल मिलाकर यह समझाने का प्रयास किया, जो आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, कि भाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यह हो गया कि चलो भाई ये आई से बी बन रहा है। अब उसके बाद 1831 में क्या हुआ, फैराडे और हेनरी ने यह भी साबित कर दिया कि बी से आई बनता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाई जा सकती है। यानी इन दोनों के बीच तगड़ा रिश्ता कायम हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। इसी वजह से इस पूरे कॉन्सेप्ट को अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाने का, इसी को मोटे तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, देखिए, विच मींस इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म। अब इसको गहराई से समझने के लिए मैं मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, वो हम समझेंगे, लेकिन इन जनरल मोटे तौर पे क्या है कि इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म इज नोन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या EMI, जो आपकी चैप्टर का नाम है। और यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इंपॉर्टेंस इतनी जबरदस्त है EMI की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कि आज हमारे घरों के बाहर कॉलोनी में आपके कोई ट्रांसफार्मर लगा होगा, वो इसी EMI के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो ट्रांसफार्मर्स हैं, जनरेटर्स हैं, आपने जनरेटर देखा होगा, बिजली चली जाती है, या आप किसी के अपने रिश्तेदार के यहाँ, दोस्त के यहाँ कहीं गए होंगे शादी में, तो आपने देखा होगा पीछे टेलिया पे, नॉर्मल मिडिल क्लास की शादियों में ऐसे ही रहता है, पीछे टेलिया पे जनरेटर चल रहा होता है, डीजल वाला, और बैंड बाजा बज रहा होता है, नागिन डांस चल रहा होता है। तो ये जो जनरेटर है पीछे, वो भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो ये स्लाइड आपको समझनी बहुत जरूरी है, जिसे चैप्टर की आत्मा आप पकड़ सके। पहले इन दोनों को अलग अलग समझा गया, फिर ये देखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनेगा 1820 में। फिर उसके 11 साल बाद फैराडे हेनरी ने कहा कि नहीं भैया, बी से आई, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी, तो पूरी चीज आपस में रिलेटेड हो गई और इसको अब बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरे ख्याल से क्लैरिटी आपको बन गई होगी कि किस दिशा में जाने वाले हैं। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फिजिक्स में क्लैरिटी या प्रिसाइज तरीके से समझने के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि उसी से सारी कहानी आगे बढ़ने वाली है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली। इस एरिया में मान लो एक डिस्क ले लिया, मैं अपना हाथ ले लेता हूं, ये हाथ है मेरी हथेली, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये पेन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये नॉर्मली 90 डिग्री बनाते हुए कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से पास हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया। एरिया बड़ा कर देंगे तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होने लगेंगी। तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक
फ्लक्स। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, जहां गॉस थ्योरम पढ़ा करते थे आप। अब इसी में इसको डिनोट करते हैं phi b से या phi से। अब देखिए phi होता है इन जनरल फ्लक्स, तो phi अगर आप बहुत क्लैरिटी देना चाहते हैं तो phi लिख देंगे, तो ये समझ में कम आता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर और स्पष्टता देना चाहते हैं तो इसी वजह से इस phi के नीचे हम लोग क्या करते हैं, मैं व्हाइट कलर एक्टिवेट करता हूं, हम लोग सबस्क्रिप्ट में ई लगा देते हैं या इसके नीचे बी लगा देते हैं, जिससे कि क्लैरिटी मिल जाए कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि मैग्नेटिक फ्लक्स। बड़ी सिंपल सी बात है। तो खैर आप समझ गए होंगे। अब यहां पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जैसे ही समझ लीजिए, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। लेकिन ये प्लस माइनस जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आप ये पकड़े रहिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जो प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की? वेबर। तो वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और फॉर्मूला क्या हो जाता है, phi इज इक्वल टू b डॉट a। ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में, ये एरिया वेक्टर है बेटा और ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है। तो ये ba cos थीटा हो गया। अब ये cos थीटा प्लस होगा, थीटा एक्यूट होगा, मतलब cos थीटा अगर प्लस है तो फ्लक्स प्लस है, और cos थीटा निगेटिव हो जाएगा तो फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये एरिया वेक्टर है, ये बी के बीच का एंगल है। और इसका जो यूनिट है वो बात कर ही चुके थे, ये आपका वेबर होता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसी से हम बताएंगे या इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से कैसे इंड्यूस कर रहे हैं करंट, वो हम समझ पाएंगे। अब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसे कहते हैं, ये अलग से लिखने को भी आता है आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेशन के तौर पे। तो जैसा वहां बोला था अब कि भाई इंड्यूसिंग करंट बाय मैग्नेटिज्म। अब इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देते हैं, जैसे पूरी स्पष्टता आ जाए उसमें। अब इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्या लिखा है, फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन। फिनोमिना मतलब वो घटना, वो इवेंट, किस चीज का, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट। वो घटना जिसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। कैसे? ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही सरल, वो इवेंट या वो फिनोमिना जिसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ या करंट, किस वजह से, बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, इज नोन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी समझा तो मैंने बढ़िया से आपको दिया है, जिससे एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मैं पूरे चैप्टर के दौरान आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा ना हो कि आप इसको याद ना करें। एग्जाम में डिट्टो लिखने को आ जाता है तो याद रहेगा तो फटाफट लिख देंगे, समझे तो रहिए। तो ये ईएमआई, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ईएमआई बोला जाता है। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ कहां मिलेगा। तो बहुत सरल सी बात है, क्या करना है, आपको अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके स्टोर सेक्शन में जाना है। देखिए मैंने एकदम सरल बना दिया है, और यहां पर एक कोर्स मैंने बना दिया, इसका थंबनेल देखिए बड़ा बड़ा है, फ्री पीडीएफ। इसका मैंने 12 लाख रुपए प्राइस कर दिया है, जैसे गलती से कोई बच्चा इसको ले ना ले। इसके अंदर सारी जो पीडीएफ है वो अनलॉक है, यानी क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो सिंपल एज दैट, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर, अरविंद एकेडमी ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए और क्लास 12 फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वापस पढ़ाई को शुरू करते हैं। अब जैसी बात की कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ चुके थे कि भाई वो फिनोमिना है जिसमें हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बना रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके। तो अब इस बात को भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके तो कैसे हो रहा है चेंज, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस, एक्सपेरिमेंट कुछ दिखना चाहिए। तो यही चीज आपके कोर्स में बताई गई है कि आपको फैराडे और हेनरी के कह लीजिए 3 एक्सपेरिमेंट समझने हैं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ही यह कांड हो रहा है। वो 3 एक्सपेरिमेंट कौन से हैं? पहला एक्सपेरिमेंट क्या है कि जब आप एक लूप को, एक कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं,
रेस्ट पर, और एक मैग्नेट को इसके पास ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं, यानी रेस्ट पर कॉइल है और मैग्नेट बार मैग्नेट को हिला रहे हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि इस मैग्नेट को रोके रहेंगे या रेस्ट पर रखेंगे ये, लेकिन इस कॉइल को आगे पीछे करेंगे। इसमें इसको आगे पीछे कर रहे थे, इसमें इसको आगे पीछे कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे क्या होने वाला है। और तीसरे एविडेंट या तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम इवेंट में क्या देखेंगे कि दो कॉइल पास में रखी गई हैं, एक में गैल्वेनोमीटर लगाया है, एक में बैटरी है और की भी लगी है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो इस बाजू वाले में इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है। ये क्या मामला है इसको भी, तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट को अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे हम इसके ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करेंगे और उसी के बेसिस पे फैराडे और हेनरी ने लॉ बना दिए ईएमआई के, और वो लॉ ही पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को गवर्न करते हैं या इसी का बेसिस है। उम्मीद है पल्ले पड़ रहा होगा। तो चलिए पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इसमें घटना बहुत ही सरल और मजेदार एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए क्या है, एक कॉइल ले लीजिए और उसको रेस्ट पे रखना है। यहां रेस्ट पे लिख देता हूं, वैसे V बराबर 0 लिखा हुआ है, लेकिन रेस्ट से आप थोड़ा और शायद कनेक्ट कर पाए। अब इसमें करंट फ्लो होगी, हो रही है कि नहीं, ये पता कैसे करें, इसलिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया है कि करंट अगर फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर का कांटा, पॉइंटर, निडल, जो भी बोलो, मार्कर, वो हिलेगा तो हम समझ जाएंगे हिलने का मतलब है करंट फ्लो हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट को हम इसके करीब लाते हैं, नॉर्थ पोल को जैसे से ला रहे हैं। अब नॉर्थ पोल को हम, ये स्टेशनरी है और ये मूव कर रहा है, तो जब हम नॉर्थ पोल को पास लाते हैं इसके, तो हम क्या देखते हैं कि इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने लगी। गैल्वेनोमीटर में जो मार्कर था, पॉइंटर, वो हिल गया एक जगह, और जब तक इसको पास लाते रहते हैं तब तक वो करंट दिखाता रहता है, और जैसे ही इसको रोकते हैं वो 0 पे आ जाता है। अब बात थी कि भैया हम मैग्नेटिक फ्लक्स से कैसे समझ पा रहे हैं कि करंट है, तो जब चुंबक को आगे लाओगे तो इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जाने वाली बढ़ जाएंगी। भाई कोई चीज दूर है, अब जैसे जैसे पास लाओगे तो जितनी लाइंस निकल रही वो इसको ज्यादा क्रॉस करेंगी, जैसे जैसे नजदीक लाओगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, पहले कम थी अब ज्यादा हो रही हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो करंट पैदा हुई, इतना हमारी समझ में आया। जैसे ही इसको रोका करंट खत्म हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस बात को मैंने लिख दिया है, अब इसमें दूसरी बात भी समझते हैं, फिर आपको बताएंगे। और अब हम क्या करते हैं, इसी नॉर्थ पोल को, इसकी घटना में, इसको हमने रेस्ट पे रखा हुआ है, हम इस चुंबक को या बार मैग्नेट को दूर ले जाते हैं। जब हम दूर ले जाते हैं तो हम फिर क्या देखते हैं कि इसमें फिर से करंट पैदा हो रही है, लेकिन अगर पॉइंटर ऊपर वाले में इस तरफ घूमा था तो इसमें वो उसके अपोजिट इस तरफ घूम जाता है, यानी करंट की डायरेक्शन ऊपर वाले से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। करंट की डायरेक्शन देखो तो ये, इसको कह सकते हो, इधर से देख रहे हो तो क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज कह सकते हो। तो यहां डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाती है। अब यहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अगर ये पास था, मान लीजिए 50 लाइन इसको क्रॉस कर रही थी, दूर ले जा रहे हो तो ये दूरी की वजह से इसको कम लाइनें इंटरसेप्ट कर पाएंगी, तो 50 से 40, 35, 30 जितनी दूर ले जाओगे घटती जाएंगी, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अब भी हो रहा है, इसलिए फिर से दिखा यहां करंट बनी, लेकिन इस बार उल्टी डायरेक्शन में बनी। हमने क्या देखा कि अगर आप मैग्नेट को नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे तो एक डायरेक्शन में करंट थी, और दूर ले जाते वक्त दूसरे डायरेक्शन में करंट मिली, और साथ में जैसे ही इसको रोक दिया आपने, पीछे ले जा रहे थे, रोका, वैसे ही करंट बनना बंद हो गई। अब इसी बात से समझ में आता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस एज नॉर्थ साउथ मूव टूवर्ड्स अवे फ्रॉम कॉइल, यानी नॉर्थ को पास या दूर लाएंगे तो करंट की डायरेक्शन बदल रही है। इंड्यूस्ड आई बिकम 0 एज सून एज वी स्टॉप द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट। तो दो बातें प्रमुखता से आई, अभी हम ये समझेंगे भी कि ये करंट का डायरेक्शन बदलता है तो कौन से लॉ से बदलता है, लेंज लॉ से, अभी हम सीखेंगे। लेकिन यहां हमने पहले एक्सपेरिमेंट को समझ लिया कि इसको करके देखा और ये देखा कि इसमें क्या क्या हो रहा था। तो दो मेजर पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए, 2-3 मेजर पॉइंट। पहला, नॉर्थ को पास लाए, करंट पैदा हुई।
नॉर्थ को दूर ले गए, करंट पैदा हुई लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इस चुंबक को चलाना बंद कर दिया, मोशन बंद कर दिया, करंट ठप कर गई, यानी कि करंट फ्लो होना बंद हो गई। ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। उम्मीद है पकड़ में आपको बात आई। अब इसी में आता है दूसरा एक्सपेरिमेंट। दूसरे में क्या है बेटा कि इसको रेस्ट पे रखा गया है, चुंबक को। पहले वाले में चुंबक हिल रहा था, अब चुंबक को रेस्ट पे रखा है। इस कॉइल पे ये रेल लगा दी है, एक चीज पे रख दिया जिससे हम इसको मूव कर पाए आगे पीछे। तो अब हमने क्या किया, इस चुंबक को रोके रखा और इस कॉइल को इसके पास लेके आए। जैसे ही हम पास लाते हैं, हम देखते हैं इसमें फिर से करंट, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर हिल जाता है। और ये सारे रिजल्ट वैसे ही आ रहे थे इसमें जैसे इसके पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में थे। सेम रिजल्ट यहीं पे लिखा हुआ है कि सेम रिजल्ट हमको मिला। अब इसको पास लाने की जगह आप दूर ले जाने लगे। ये देखिए पास ला रहे हो, ये दूर। फिर करंट यहां पैदा हुई, लेकिन ऊपर वाले से अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान दीजिए, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, जो पिछले में हो रहा था। और जैसे ही इसको चलाना बंद कर दिया, आपने देखा कि कोई करंट नहीं बनी। और इसको बहुत तेजी से पीछे ले जाते हो तो इस करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। अगर इसको धीरे धीरे ले जा रहे हो, मान लो 1 एम्पीयर की करंट है, बहुत तेजी से पीछे ले गए तो 1 की जगह 5 एम्पीयर की करंट बन जाती है। तो ये भी बात यहां पर देखने का मौका एक्सपेरिमेंट में मिला। तो इफ रिलेटिव मोशन, इसका मतलब क्या है कि ये चुंबक हिले या ये कॉइल हिले, इससे कोई लेना ही देना नहीं है। इन दोनों में से कोई हिले, मतलब रिलेटिव मोशन हो। जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, चुंबक हिल रहा है या कॉइल हिल रही है, तो आपको इंड्यूस्ड करंट मिल रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट मिल रही है। और अगर रिलेटिव मोशन तेज है, ज्यादा है, तो हाई वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट मिलेगी। मतलब इसकी रफ्तार, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर फास्ट है तो आपको ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा मिलेगा। और सर्किट अगर क्लोज है, जो कि यहां है, तो इंड्यूस्ड करंट भी आपको ज्यादा मिलेगी। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हो गया। सेम रिजल्ट आपको मिला जो पहले एक्सपेरिमेंट में था। अब यहां पे तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में यहां देखिए क्या है कि एक कॉइल हमने लगा रखी है, यहां पर सेल लगा हुआ है, बैटरी, ये की लगी है, रियोस्टेट लगा है जिससे हम करंट को कंट्रोल करते हैं। बड़ी अच्छी बात। और यहां पर एक दूसरा कॉइल इसके बाजू में है और इसमें गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया है जिससे यह जान पाए कि भैया इसमें करंट फ्लो हो तो डिफ्लेक्ट कर जाइए, इसका पॉइंटर मार्कर, जिससे हम समझ सके करंट फ्लो हुई है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं, फिजिक्स की भाषा में सर्किट को क्लोज करना या स्विच को ऑन करना, तो स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होती है। ध्यान रखिएगा थोड़ी सी लॉजिक के तहत कि इसमें मान लीजिए स्टेडी करंट 5 मिलने वाली है, यानी जो करंट मिलेगी कुछ ही क्षण में वो 5 एम्पीयर की कॉन्स्टेंटली फ्लो होने लगेगी। लेकिन 5 एम्पीयर पहुंचने तक वो 0 से 5 तक धीरे धीरे बढ़ती है। ये जो धीरा धीरा मामला है ये ज्यादा टाइम नहीं लेता। ऐसा नहीं सोचना कि 2-4-5 सेकंड लग रहे हैं, नहीं, होता बहुत कम देर में है, लेकिन होता ऐसा ही है कि ये 0 से 5 तक बढ़ेगी। ये नहीं कि जैसे ही आपने स्विच दबाया फट से 5 हो गई, 0 से 5। तो जब ये 0 से 5 बढ़ रही थी, यानी करंट बदल रहा था 0 से 5 उस मोमेंट के लिए, बहुत ही कम देर के लिए, तो यहां से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बदला। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B = करंट पे डिपेंडेंट होता है। तो करंट बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रहा है तो इससे जाने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा बना रहा है, ज्यादा घुस रहा है इसमें। अब इसका मतलब है कि इससे लिंक्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज तो फ्लक्स में बदलाव, तो फ्लक्स बदल रहा है, जिस वजह से ये गैल्वेनोमीटर खट से दिखाता है कि डिफ्लेक्शन हुआ। ये डिफ्लेक्शन होके खत्म हो जाता है, मोमेंटली डिफ्लेक्शन है, क्योंकि सट से ये करंट 5 एम्पीयर पहुंच के स्टडी हो जाती है, सेल लगा के बैठे हैं। और जब आप सर्किट को ऑफ करते हो, मतलब सर्किट को ओपन करते हो, फिर से करंट यहां मिलती है, लेकिन इस करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो भी मोमेंटली होता है। तो जब ऑन किया तो करंट मिली और ऑफ किया तो भी मिली, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिली। ये कहानी यहां दिखाई पड़ती है। तो यही लिखा गया है कि क्लोज किया हम लोगों ने तो क्या देखा, मोमेंटली डिफ्लेक्शन इन जी, क्षण भर के लिए जो जी में डिफ्लेक्शन है, और की ओपन किया तो फिर से मोमेंटली डिफ्लेक्शन इन जी मिला, लेकिन इस बार अपोजिट साइड में करंट फ्लो हुई।
ये तीनों जो हमारे बड़े धांसू एक्सपेरिमेंट हैं और आपके कोर्स में भी हैं, इनको अब इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या निचोड़ निकाल पा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन तो कर लिया हमने, क्या कंक्लूड कर रहे हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद इसमें हम लॉ बना देंगे। हम नहीं बना देंगे, फैराडे साहब और हेनरी साहब बना गए। तो यहां पर पहली चीज उन्होंने क्या बताई कंक्लूजन के तौर पे, पूरी 2 लाइन का निचोड़ इधर 1-2-3 शब्दों में लिखा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है। यही लैंग्वेज में लिखा है कि whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, an induced EMF and hence induced current is set up. इंड्यूस्ड एमएफ तो पैदा हो ही जाता है, लेकिन आप जानते हैं करंट तो तभी फ्लो होती है जब सर्किट क्लोज हो। तो सर्किट अगर क्लोज है तो करंट फ्लो होने लगेगी। तो कुल मिला के मुद्दा यह है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। ये कंक्लूजन है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि भैया अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है, ये रेट ऑफ चेंज है डिफाई बाई डी टी, फ्लक्स में होने वाला बदलाव का रेट, तो आप देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाता है और विज़ इसी वजह से आप देखेंगे कि इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाती है। यहां पे ध्यान रखिएगा, फ्लक्स में बड़ी मात्रा में चेंज का औचित्य नहीं है कि आप समझे पहले फ्लक्स था 100 वेबर, अब वो घटके हो गया 0। हम रेट की बात कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है इसको टाइम से भी डिवाइड किया जाए। पकड़ में आ रही है बात ना। अगर मान लीजिए ये बदलाव हुआ 10 सेकंड में, डेल्टा टी 10, तो जो बदलाव होगा उसको हम डिफाई बाई dt से जज करेंगे कि 100 माइनस 0 अपॉन 10 सेकेंड, तो ये बदलाव हो गया 100 अपॉन 10 यानी 10। अब यही जो बदलाव है ये अगर 2 सेकंड में हो रहा हो, ये तो t1 मान लीजिए, इसको t2, तो देखिए बदलाव तो इतना ही है लेकिन वो 2 सेकंड में है। तो ये डिफाई बाई dt ये t1 के लिए था और ये डिफाई बाई dt आप t2 के लिए निकालोगे तो यहां देखिए 100 माइनस 0 तो वही रहा, नीचे ये 2 आ गया 2। अब ये हो गया 100 अपॉन 2 यानी 50, यानी ये रेट ऑफ चेंज ज्यादा है। तो इस वाले केस में ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ और सर्किट क्लोज है तो बड़ी करंट मिलेगी आपको। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि फ्लक्स में बड़ा चेंज हो। कई बच्चे बहुत गलती करते हैं कि सर ये जो फ्लक्स में है ये 100 से 0 की जगह 1000 से 0 जा रहा हो तो खूब करंट मिलेगी ना, कि रेट कितने समय में हुआ वो निकालना पड़ेगा, वो बताएगा। हो सकता है फ्लक्स में चेंज केवल 10 का ही हो रहा हो, 10 का, लेकिन 0.001 सेकंड में हो रहा हो तो रेट काफी तगड़ा हो गया। तो यहां पर इंपॉर्टेंस डेल्टा फाई की नहीं है, डिफाई बाई dt की। ध्यान रखना यहां पे इंपॉर्टेंस डेल्टा फाई की नहीं है, डिफाई बाई या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी की है। ये इंपॉर्टेंट है रेट, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने 1 मिनट इस पे लगाया कि आप मिसकंसेप्शन ना होल्ड कर लें, वरना आजकल सवाल कॉन्सेप्चुअली आते हैं, कर नहीं पाएंगे। खैर, तो आप समझ गए ये कंक्लूजन थे। अब इन्हीं कंक्लूजन के बेसिस पर अब क्या हुआ, लॉज बन गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। यहां पर जो लॉज हैं वो 2 हैं, एक फेरेडे का लॉ, एक लेंज लॉ। पूरी ईएमआई को यही 2 लॉ गवर्न करते हैं और हम देखेंगे कि जो फेरेडे का लॉ आएगा इसके भी 2 पार्ट होते हैं, तो भी 2 मेजर पार्ट और फेरेडे लॉ के भी 2 पार्ट। आइए देख लेते हैं। तो पहला लॉ क्या है, फेरेडे लॉ which gives us the magnitude of induced EMF। ये फेरेडे का लॉ हमको ये बताता है कि इंड्यूस्ड EMF कितना पैदा होगा। और लेंज लॉ हमें क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल अक्सर आता है लेंज लॉ के ऊपर, जो कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड, यहां पे करंट भी लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड करंट को बताता है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट या EMF पैदा हो रहा है। अब ये जो फेरेडे लॉ है इसके 2 पार्ट होते हैं, तो आइए फेरेडे लॉ को हम लोग समझते हैं। तो यहां पर आपको सरलता से समझ में आए इसलिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट या डायग्राम बना दिया है मैंने। ये देखिए फेरेडे लॉ के 2 पार्ट है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। पहला लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड EMF कब बनता है,
ये चर्चा करता है SQ कि भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ कब बनता है, और ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनता है। देखिए कितना सरल स्टोरी टेलिंग है, हमें तो बड़ा मजा आता है, आपको भी आ रहा होगा। देखिए इस क्लैरिटी है बिल्कुल कि भैया ये फैराडे साहब ने कहा मेरा एक लॉ है जो उन्होंने दिया और साइंस में एग्री किया गया, एक्सेप्ट किया गया। उनके लॉ के दो पार्ट हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनता है, ये पहला लॉ है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनता है, ये दूसरा लॉ है। यही दोनों को हम समझ लेंगे तो फैराडे का लॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला लॉ इसके बारे में जानकारी दे रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब बनता है। तो ये कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तब बनता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा हो। इसी ऊपर का निचोड़ ये है, और वो तब तक ही बनता है जब तक चेंज हो रहा हो। जैसे ही चेंज होना बंद हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म हो जाएगा। तो ये जो लिखा है थोड़ा सा वो भी बता देता हूं, वरना आप कितना ध्यान दे पाएंगे। तो whenever the magnetic flux linked with a closed circuit, whenever a magnetic flux linked with a closed circuit changes and EMF and hence a current is induced in it, which lasts only so long as to change in flux is taking place। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी तक रहेगा, पैदा रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। इस फिनोमिना को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कंप्लीट फैराडे लॉ। भाई कब बनता है, जब फ्लक्स में चेंज होता है, कब बनता है। अब दूसरी बात, अच्छा उससे पहले चर्चा कर दें कि कई बच्चों को मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, और सीबीएसई में बहुत बदलाव होते हैं। तो उसी चीज से बचने के लिए कि आपको मैं गाइड कर सकूं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से, मैंने अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल बना दिया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जो भी बच्चे चाहें उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सीबीएसई में जो चेंजेस होते हैं वो भी मैं अपडेट कर देता हूं, आपको आपके सपोर्ट मटेरियल भी प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे आप जो मेहनत करें उसका पूरा रिजल्ट 100% लाएं। वरना मेहनत बहुत की और नंबर नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति ना हो। तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा फॉर अपडेट्स। चलिए आगे की स्थिति को लेके आते हैं, यानी फैराडे के सेकंड लॉ पे। तो कब बनता था भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब फ्लक्स में चेंज हो रहा हो। अब दूसरा मुद्दा, ई कितना बनता है। अब ये फैराडे का सेकंड लॉ ये बताएगा कब बनता है, बात कर चुके हैं कितना बनता है। तो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिफाई बाई dt, वो इलेक्ट्रिक ईएमएफ का मैग्नीट्यूड दे देता है। तो ये ई के ऊपर दो बार या मॉडुलस लगा रखा है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन के साथ एक फॉर्मूला और लिखेंगे हम और उसको भी समझाएंगे। तो क्या बता रहे हैं अपने फैराडे साहब कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनता है, जितना डिफाई बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई। अब किसी कॉइल में अगर n टर्न्स है, एक कॉइल आपने लिया, मान लीजिए उसके अंदर n टर्न्स हैं, तो इस फॉर्मूले में, और विथ साइन की बात करें थोड़ा चेंज कर देंगे, मान लीजिए इसमें n टर्न है तो E इज इक्वल टू n डिफाई बाई dt लिखेंगे, और इसमें एक निगेटिव साइन और लगा देते हैं, जो हम बताते हैं वो क्या बताता है आपको। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पूरी तौर पे। अब ये जो निगेटिव साइन है वो लेंज लॉ को बता रहा है, ये मैंने लिख भी दिया है देखिए हाथ से, जैसे कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ये निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये लेंज लॉ फिर से आपको थोड़ा एलोबरेट करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर ये निगेटिव साइन क्या कह रहा है कि जो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा जिससे फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसका वो विरोध कर सके, अपोज कर सके। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट पैदा हो कि वो बढ़ने से रोक सके। अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसी डायरेक्शन में पैदा हो, इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा हो कि घटने से रोक सके, विरोध करना है, अपोजिशन। यही लेंज लॉ है। तो ये देखिए बहुत ही काम की स्लाइड आपके हो जाती है, और निगेटिव साइन जो यहां था उसका क्या मीनिंग है वो भी हमने कह दिया। अब आप
को लेंज लॉ लिखने को भी आता है, तो मैं अलग से फोकस करा देता हूं लेंज लॉ का। तो लेंज लॉ दो तरीके से कहा जाता है, लेकिन मीनिंग एक ही है। एक तो मीनिंग मैंने बताई जो सिंपलेस्ट है कि मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का विरोध करेगा। ये इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरी तरह क्या कहा जाता है कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा इस तरह से डेवलप होता है कि वो अपोज कर सके, इंड्यूस्ड करंट अपोज कर सके जिस कॉज से, जिस कारण से वो पैदा हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस चीज से पैदा हो रहा है उसी का विरोध करता है। दोनों बातें एक ही हैं, कहने का तरीका अलग अलग है। तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में पैदा होएगी, उसका डायरेक्शन जिससे उस कारण का वो विरोध कर सके जिससे वो पैदा हो रही है। और वो कारण क्या है? वो कारण है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस फ्लक्स में होने वाले बदलाव का वो विरोध कर सके। बस खेल खत्म। दिस लेंज लॉ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत काम का है ना। अब ये भी बात आप समझ गए। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं जैसे गहराई से आप इस बात को समझ सकें। आइए देखते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट था, इस चुंबक को हम पास ला रहे हैं। तो जब हम पास लाते हैं तो हमने देखा था गैल्वेनोमीटर में हिलता था पॉइंटर मार्कर, यानी करंट फ्लो होती थी। ये तो हम जान चुके हैं। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट का वो कैसे डिसाइड किया जा रहा है, क्योंकि वो तो डिसाइड होना लेंज लॉ के बेसिस पे। तो अब क्या होता है कि जब इस चुंबक को पास लाते हो तो इससे निकलने वाला जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, यानी इससे एसोसिएटेड फ्लक्स, वो बढ़ने लगता है। जब फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो करंट की ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए जिससे कि इस बढ़ते हुए फ्लक्स को वो रोक सके या कम कर सके, है ना। तो कैसे करेगा? अब इसके हाथ पैर तो है नहीं कि वो निकल के थप्पड़ मार दे कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, दूर भागो। ऐसा तो कर नहीं पाएगा। तो वो करता क्या है कि इसी पुल पे जब नॉर्थ आगे आ रहा है, नॉर्थ बना लेता है, ऐसे नॉर्थ क्रिएशन कर लेगा। तो नॉर्थ क्रिएशन करेगा तो नॉर्थ के सामने जब नॉर्थ रहेगा तो रिपल्शन महसूस करेगा, इसलिए ये आगे बढ़ने में इसको दिक्कत आएगी। तो उस चेंज का ये विरोध कर पाया। अब ये नॉर्थ बनाने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो यहां पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगी। सिंपल एज दैट, कोई लफड़ा आपको करना ही नहीं है। यही मैंने लिख दिया कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। अब अगली चर्चा में मान लीजिए नॉर्थ को दूर ले जा रहे हो। जब दूर ले जा रहे हो तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स घट रहा है। भाई पहले 10 लाइनें जा रही थी, दूर हो जाएगा तो 10 की जगह 8 जाएंगी, फिर 7 जाएंगी, फिर 5 जाएंगी, फिर 3 जाएगी, घटेगा। तो ये क्या करेगा? इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में जाएगा कि इसको दूर जाने से रोके, फ्लक्स को घटने से रोके। तो कोई हाथ पैर नहीं कि रोक ले तुम मुझसे दूर मत जाओ। फिल्मों में होता है ऐसे, हीरो या हीरोइन कहते हैं एक दूसरे से तुम मुझसे दूर मत जाओ। तो ये तो कर नहीं पाएगा वो, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या कर सकता है? ये साउथ पोल बना देगा। तो साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करता है, तो ये दूर जाने में इसको कष्ट होगा क्योंकि वो साउथ पोल से दूर नहीं जाना चाहता। तो इसे साउथ पोल कैसे बनता है? ये इसको ऐसे बना दिया जाता था समझाने के लिए। तो ये क्लॉकवाइज करंट है, ये देखिए साउथ पोल, जिससे अट्रैक्ट कर सके और जो घटोत्तरी हो रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स में उसमें रुकावट आ सके या उसका अपोजिशन हो सके। तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा क्लॉकवाइज। ये जो करंट की डायरेक्शन हमने यहां कही है वो किस बेसिस पे कही है? लेंज लॉ के बेसिस पे कही है। और एक सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है कि जो लेंज लॉ है वो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है? तो इसका आंसर है जी हां, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मतलब अगर ये इसमें करंट कहां से आ गई, है ना भाई, करंट जादू से तो आ नहीं गई। करंट क्या है? एनर्जी कहीं से मिली है तब तो इलेक्ट्रॉन चले हैं, फ्री में तो चले नहीं। वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी आई जो चुंबक हिलाने में आपने खर्चा की। आप ही किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, या आप एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं फिजिक्स में, वो तो हिला रहा है ना इसको। तो जो आप हिलाने में वर्क डन कर रहे हैं या एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यहां रिफ्लेक्ट हो रही है। और यह बात लेंज लॉ के द्वारा आपको बताई जा रही है कि अगर विरोध नहीं होता, अगर ये अपोज नहीं करेगा, तो आपको इसको लाने में वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। तो लाने में वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो करंट कैसे पैदा होगी? है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो लेंज लॉ, अगर हम ये मान लें कि इसको यहां आगे लाने में नॉर्थ नहीं बन रहा है,
साउथ बन रहा है, कोई करंट तो फ्लो हो रही, कुछ ना कुछ बन रहा है, साउथ बन रहा है, तो साउथ तो नॉर्थ को और तेजी से खींचेगा, तो चुंबक अपने आप ही ढकेल जाएगा। तो ये फ्री फंड में थोड़ी करंट फ्लो करने लगेगी यहां कि कोई काम नहीं हुआ फिर भी एनर्जी पैदा हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये ब्रीच ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी, पल्ले पड़ रहा है ना। इसलिए इस नॉर्थ को आगे बढ़ाने पर यहां नॉर्थ बनेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है लेंज लॉ, है ना। इसको आगे बढ़ाने पे साउथ नहीं बनेगा, और नॉर्थ जब इसके पास लाओगे, साउथ लाओगे तो साउथ बनेगा। देखिए यहां पर अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये मान लीजिए कोई कॉइल है, अगर आप इसको साउथ लाने लगे इसके पास, तो यहां साउथ बन जाएगा। ये समझे रहिएगा, रट ना लीजिएगा, क्योंकि इसको पास आने से रोकना है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है इसको कम करना है, तो जब साउथ पास लाओगे तो साउथ बन जाएगा। कारण वही लेंज लॉ। ठीक है, बढ़िया। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो यहां क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ चुका है बोर्ड में और कई बच्चे गलती कर देते हैं। तो ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 इंटू 30 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन है लेंथ और ब्रेथ की, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला है, विथ इट्स प्लेन। अब ध्यान रखिएगा, ये प्लेन की बात कर रहा है। दी नॉर्मल टू द फील्ड, यानी ये जो प्लेन है, प्लेन होता है ये डॉटेड लाइन, ये नॉर्मल टू द फील्ड है। यहां पे डायग्राम में क्या आपको बताया, क्योंकि हम जब फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो एरिया वेक्टर का बी से एंगल लेते हैं। जो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा लिखते हो, उसमें बी और ए एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है। तो अगर ये प्लेन का एंगल बी से थीटा डैश है, तो इस एरिया वेक्टर से कितना होगा, ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा डैश है। तो इस फॉर्मूले को चाहें तो याद कर लें, वरना ये लॉजिकली दिख जाता है अगर आप थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो, वरना रट लीजिए आप। अगर आप भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं कि प्लेन से एंगल दिया है तो एरिया वाला एंगल 90 माइनस थीटा डैश कर देना है। बढ़िया, आप समझे। अब यहां पे बात कर रहे थे पहले कि नॉर्मल जब है तब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो एरिया निकाल लिया। एक का डायमेंशन 20 है और एक का डायमेंशन 30 है सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 30 मीटर स्क्वायर में लिखा 6 इंटू 10 की पावर -2। अब पहले केस में थीटा कितना होगा, अब यहां बोला है नॉर्मल, ये जो प्लेन है वो नॉर्मल टू द फील्ड है, तो ये थीटा डैश 90 डिग्री है, तो यहां 90 माइनस ये 90 डैश लिख दिया इस थीटा डैश की, ये वैल्यू 0 आ गई। यानी हमारे लिए जो थीटा है एरिया वेक्टर और बी के बीच में वो 0 है। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो 0.3 इंटू एरिया 6 इंटू 10 की पावर -2 ये, और कॉस 0 1 होता है इसकी, ये आप जानते ही हैं, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये लिखो ना लिखो, तो ये इसको मल्टी क्षेत्रीय 18 पॉइंट लगा के 1.8 इंटू 10 की पावर -2 वेबर, इसका आंसर आ गया पहले पार्ट का। अब दूसरा कह रहा है इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड। अब हमें देखिए ये वैल्यू जो थीटा डैश थी वो 30 डिग्री है, तो हमारे लिए जो थीटा हमको चाहिए वो 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री होगा। गलती यही करेंगे बच्चे, यही करते हैं बहुत पढ़ने वाले बच्चे। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो फॉर्मूला ही नहीं पता तो कैसे लगाएं, लेकिन पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले भी पता है, तो यहां गलती मिस्टेक हो जाती है। अब फाई के लिए बी ए कॉस थीटा, तो बी 0.3, ए 6 इंटू 10 की पावर -2 और कॉस 60 डिग्री। अभी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप यहां पे रख दीजिएगा, कितनी हो जाएगी, आधी, हाफ। इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो यहां पर ये आ जाएगा 1.8 जो आया था उसका आधा करेंगे तो 0.9 इंटू 10 की पावर -2 वेबर। खत्म हो गया सवाल। अब तीसरा पार्ट क्या है, पैरेलल टू द फील्ड। अब यहां पर ये जो वैल्यू है थीटा डैश वो पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब थीटा डैश की वैल्यू 0 है, तो 90 माइनस 0 डाला तो 90 डिग्री आ गया। अब आप जानते ही हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो यहां कुछ भी फिगर हो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ये देखिए तीनों यहां पर आप यहां निकाल पाए, तो ये इंपॉर्टेंट था यहां पर जो आप निकाल सके तीनों आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा जारी करते हैं। तो यहां पर मेरे ख्याल से पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसका एक और एग्जांपल, ये मैं हट इसलिए जाता हूं कि आप इसको, कई बच्चे कहते हैं सर पॉज करके नोट करेंगे, तो कर सकते हैं, इतने तो आप स्मार्ट हैं फट से। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी हम लोग करेंगे, आपके बोर्ड में आया था और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है यहाँ, इसलिए जरूरी है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है वो इस रिलेशन से यहां पर इन्होंने दिखाया है।
ये रिलेशन क्या बताता है कि टाइम को बदलने पर फ्लक्स बदल जा रहा है। भाई टाइम 1 सेकंड रखोगे तो कुछ और, 2 सेकंड रखोगे तो कुछ और 3 रखोगे तो कुछ और। तो फाई इज वेरिंग विथ टाइम। अच्छी बात। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t बराबर 2 सेकंड। कह रहा है इंड्यूस्ड करंट, क्या निकालना, इंड्यूस्ड करंट t बराबर 2 सेकंड पर, और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कितनी है, R की वैल्यू, ये R है, ये 5 ओम है। तो हम क्या करेंगे, हमें करंट, देखिए यहां पे सोचते कैसे हैं हम, ओम्स लॉ जानते हैं, I इज इक्वल V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां I के लिए हम V अपॉन R लिख देंगे या E अपॉन R, क्योंकि यहां पे जो वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से ही बन रहा है। अब ये R हमको पता है 5 ओम, सोचें कैसे सवाल को, ये बता रहा हूं। E निकालना है। E के लिए हमको बताया गया है फेरेडे लॉ के अनुसार कि ये डिफाई बाई dt होता है। अगर n है तो n भी कर दो, ये मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं, डायरेक्शन छोड़ देते हैं, डायरेक्शन पूछा नहीं है। तो ये n डिफाई बाई dt, फाई दे रखा है, n यहां 1 ही है, कहा नहीं तो 1 मान लेंगे, बस डिफाई बाई dt निकालो, यहां t पे दो e और यहां r, और खत्म हो गया सवाल। ये हमने वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स की बातचीत की। पहले न्यूमेरिकल को समझो, पूछ क्या रहा है ये जानो, तभी कर पाओगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाओ, है ना। क्योंकि अगर आप समझ ही ना पाए पूछ क्या रहा है, तो भाई किसी ने आपका नाम पूछा लेकिन चाइनीज में पूछा तो आप आंसर ही नहीं कर पा रहे, जबकि कौन इस देश में ऐसा आदमी है जो अपना नाम ना बता सके, मतलब जो होशो हवास में है वो नहीं, जो लुढ़के हुए हैं, नशे में हैं। वरना बच्चे को पहला यही सिखाया जाता है, व्हाट इज योर नेम, इंग्लिश में या हिंदी में, जरूरी नहीं इंग्लिश में हो या जिस भाषा में हो। खैर, अब उसके आगे चलते हैं। तो हमने E निकालने की कोशिश की, डिफाई बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, ये पूरा टिप दिया मैंने, 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन बड़े मोहब्बत से आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा t क्यूब का 5t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर, तो 5 इंटू 3 15t स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t, तो 8t, और यहां आ जाएगा t का 1 तो 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए निपट गया वो। तो हमारा डिफाई बाई dt आ गया 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। अब हमारी सारी चर्चा होनी थी t बराबर 2 सेकंड पे। तो ये देखिए एट t बराबर 2 सेकंड, तो यहां t की वैल्यू 2 रख दो आप। तो यहां पर E के लिए, E का मैग्नीट्यूड के लिए t बराबर 2 सेकंड रख दिया। तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। अब इसको जोड़ दीजिए, कौन सी बड़ी बात है, तो 15 चौके 60, 60 और 16 76 और 2 78 वोल्ट, खट से निकल आ गया, एकदम मोहब्बत वाला काम। अब यहां पर देखिए बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, ई पता चल चुका है। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ये दे रखा था 5 ओम, तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट कितनी हो गई, E अपॉन R, ऐसा ही कुछ मैंने लिख के आपको बताया था, जो आप यहां पे निकाल सकते हैं। E अपॉन R का मतलब 78, ये जो निकाले 78 यहां से, और R का मतलब है 5, डिवाइड किया 15.6 एम्पियर, आंसर आ गया। अगर अब ये सवाल देखिए कितना सरल है, 4-5 लाइन लगी मुश्किल से, लेकिन कोई बच्चा अगर पढ़े नहीं है और दिमाग में हवा है कि न्यूमेरिकल में नहीं कर पाती हूं या कर पाता हूं, तो पहले ही बैठ जाएगा सवाल देख के, वो हिम्मत ही नहीं। कई लोग की आधी हिम्मत यही टूटी कि न्यूमेरिकल मुझसे निकलते नहीं। अरे नहीं निकलते तो भूल जाओ, कोशिश तो करो, निकलेंगे क्यों नहीं। यहां कोई मंगल ग्रह पे यान थोड़ी छोड़ना है, आप थोड़ा प्यार से, हिम्मत से, मोहब्बत से देखो। तो आप तो पहले ही हाथ पर छोड़ के बैठ गई कि मुझसे न्यूमेरिकल निकलते नहीं। इससे कह देने से काम नहीं होगा। ये कई लोग जो कहते हैं ना, फिर वो भाई एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, आपके कहने से पेपर तो बदल नहीं जाएगा। थोड़ा सा समझदारी रखिए। खैर चलिए, बढ़िया, आसानी से समझ गए होंगे। अब यहां पे थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि ये द्रोणा 2.1 12th वालों के लिए एक जबरदस्त कोर्स है, और इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, और अभी फ्रेश स्टार्ट किया अगस्त 18 से। हम लोग अप्रैल से जो पढ़ा रहे थे उसमें पहली बुक खत्म कर चुके हैं 12th में, उसके भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और पूरे सिलेबस के भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे 14वें चैप्टर के। और यहां पर जब आप मेरे साथ स्टार्ट कर रहे होंगे तो वहां पर आप मुझसे इंटरेक्ट करके अपने कंफ्यूजन्स को दूर करते रहेंगे। बाकी इसके साथ साथ इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, लास्ट 10 इयर्स PYQ, सबके वीडियो सोल्यूशन में अपडेट 2025 को इंक्लूड करते हुए आपको यहां दे रहा हूं। MCQ, एसर्शन रीजनिंग, केस स्टडी के भी वीडियोस मिल रहे हैं यहां, जो आपको बहुत मदद करेंगे। साथ में फॉर्मूला शीट और
मेरे हाथ से लिखे हुए गोल्ड स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी प्रिंटेबल नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो आप इसको लेकर अपना काम बना सकते हैं। 97% के लिए ज्वाइन नो स्टार्ट टुडे। तो द्रोणा आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इजी फिजिक्स विद अरविंद सर मिले और 97% आप अचीव कर सकें। अब जो बच्चे द्रोणा ज्वाइन करना चाहते हैं वो करें कैसे? तो वो अरविंद एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पर मैंने लिख दिया, आपको कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद आप स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां द्रोणा दिखाई पड़ेगा। 97% के लिए द्रोणा को ज्वाइन कीजिए और द्रोणा आपकी ट्रेमेंडस मदद कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर क्या है, हम बात करेंगे इमोशनल ईएमएफ की। ध्यान रखिएगा कि सिलेबस में अलग से इमोशनल ईएमएफ मेंशन नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में है, आता है। तो कई बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि ये आउट ऑफ कोर्स है तो आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसा ना करिएगा, आपके कोर्स में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इमोशनल ईएमएफ क्या मतलब है? देखिए, मोशन की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है उसी को हम बोलते हैं इमोशनल ईएमएफ। मोशन की वजह से, मोशन किसका? किसी कंडक्टर का। किसमें? किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप मोशन ऑफ द कंडक्टर करते हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, क्योंकि ये मोशन की वजह से है, इसलिए इसका नाम धर दिया गया है मोशनल ईएमएफ। और इसकी वैल्यू जो होती है BLV होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो इमोशनल ईएमएफ आ रहा है इसकी एक कंडीशन होती है। इस केस में आपको सरलता देने के लिए ऐसा किया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होनी चाहिए और कंडक्टर का मोशन मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की लेंथ के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ज्यादा दिमाग ना फंसाएं, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है देखिए परपेंडिकुलर इनसाइड है और इसके परपेंडिकुलर ये लेंथ है कंडक्टर की, और इसको ऐसे चलाओगे तो ये इसका V है। तो V, L और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब ये फॉर्मूला और यूनिफॉर्म V आप कांस्टेंट चला रहे हो तो BLV से आप निकाल लेते हो कितना मोशनल ईएमएफ है। बात समझे ना? ठीक है। अब इसका हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, वो भी आता है, बड़ा काम का है। अब देखिए, जो मोशनल ईएमएफ होता है इसका डेरिवेशन दो तरह से करते हैं, पूरी बात बता के छोड़ेंगे आपको। देखिए, E=BLV का हम क्या करने वाले हैं? डेरिवेशन। तो डेरिवेशन या प्रूफ दो तरीके से इसका किया जाता है। एक किया जाता है प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या था? E=-dφ/dt, या माइनस साइन छोड़ दीजिए तो dφ/dt कह सकते हैं और ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरा इसका जो प्रूफ किया जाता है, ये प्रूफ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। और आप जानते हैं वो फोर्स कितना हुआ करता था? QVB। तो एक हम निकालेंगे यही E=BLV, लेकिन एक तरीका है इससे निकालना और दूसरा तरीका है इससे निकालना। समझे? ये जानना जरूरी है ना? किताबों में स्पष्टता से नहीं है तो, लेकिन कोई टीचर चाहिए जो आपको एकदम मधुर आसान भाषा में बता सके, वही कोशिश मेरी है। ये फ्लो चार्ट इसीलिए बनाया है कि खट्ट से चट्ट से पट्ट से आपके दिमाग में खटाखट अंदर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं किस बेसिस पे? तो फैराडे लॉ से E=BLV निकालेंगे फैराडे लॉ का इस्तेमाल करते हुए। अब यहां ये कहानी, जैसे आप बोलते हैं अपनी भाषा, आपकी भाषा में स्टेटमेंट लिखा है प्रूविंग का, हम यहां पर ये जो लिखा है इसी को समझा रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं शांति से। एक यू शेप्ड रेल ले लेते हैं, ये यू शेप्ड, ये देखिए दिख रहा है आपको ऐसे यू शेप्ड रेल ले लेते हैं जिसकी चौड़ाई आप कह दीजिए L है, और उस पे एक कंडक्टिंग रॉड रखते हैं जो इससे ऐसे मूव कर सकती है। इसकी रॉड की लेंथ ये बाहर निकली इसी के बराबर मान लीजिए आप, ऐसे इसकी लेंथ इसी L के बराबर है। ये बाहर निकालें, बाहर ना मानिए, जो इस रेल के ऊपर स्लाइड कर सकती है। इसके ये पूरा सिस्टम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि इस सेटअप के लेंथ के परपेंडिकुलर इनसाइड है, या परपेंडिकुलर आउटसाइड भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर है, ये पक्का है, ठीक है। अब कंसीडर PQ मूव्स टुवर्ड्स दी स्पीड V टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी ये जो महाशय हैं इनको हम लेफ्ट साइड में, भाई किसी साइड मूव कराना है, लेफ्ट या राइट, मान लेते हैं लेफ्ट साइड में V से कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं। फ्लक्स एसोसिएटेड विथ लूप PQRS। अब देखिए मान लेते हैं कि इससे जो ये जो हो गया, लूप हो गया ना, इससे जुड़ा जो फ्लक्स है
वो PQRS घटेगा, क्योंकि इसका एरिया आप कम करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे एरिया कम हो जाएगा। तो फ्लक्स में B इंटू ए होता है, B तो उतना ही है क्योंकि एरिया घट रहा है, इसलिए फ्लक्स घट रहा है। अच्छा, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप्स, क्योंकि फ्लक्स में चेंज है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप और कॉन्सिक्वेंटली इंड्यूस्ड करंट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड करंट तभी बनती है जब सर्किट क्लोज है, तो इसको सर्किट क्लोज मिल रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगी इसमें। बड़ी अच्छी बात है। इन PQRS डायरेक्शन, ये लेंज लॉ फॉलो करते हुए PQRS की डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगी। अब फॉलोइंग लेंज लॉ, अब ये जो PQRS फ्लो हो रही है, अगर आप ये सोचने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जब यहां पर एरिया आप घटा रहे थे तो एसोसिएटेड फ्लक्स घट रहा था। अगर फ्लक्स घट रहा है तो ये कॉइल क्या करेगी? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स ना घटे ऐसी कोशिश करेगी। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने की चेष्टा करेगी। और वो चेष्टा कैसी होती है आप भूल गए होंगे, उम्मीद करते हैं चैप्टर 4 कितना याद होगा। अगर लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है किधर बनता है? राइट हैंड लेते हैं, लूप की डायरेक्शन में पंजे को मोड़ते हैं, ऐसे लेंगे तो ये नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। तो यहां पर क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पंजे को ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर जाएगा। ये अंगूठा, ये देखिए, ठीक। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि PQRS की दिशा में ही करंट क्यों है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है, और लेंज लॉ अप्लाई करके आपको दिखा दिया। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और सुन लीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, रीप्ले करके, ठीक। अच्छा, अब मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर इसकी जो चौड़ाई है या लंबाई बोल लीजिए वो x है, ये जहां पर रॉड पहुंची है किसी समय x है, तो उस समय कितना, किसी टाइम t पर x इसकी लंबाई या चौड़ाई मान लीजिए, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप कितना हो गया? B इंटू ए कर दो, तो ये हो गया B इंटू ए। B का मतलब तो B है और एरिया का मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू एक्स। ये देखिए कुछ नहीं, कितना आसान है ये। अब हमें ये निकाल रहे हैं हम लोग फेरेडे लॉ से, तो फेरेडे लॉ से क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डिफाई बाई डी टी, तो इसको माइनस डिफाई बाई डी टी कर दिया, ये फाई की जगह ये वैल्यू रख दी। अब इसमें देखिए B है कांस्टेंट और L है कांस्टेंट, ना ये B बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ना आपका ये लेंथ बदल रही है, तो डिफरेंशिएशन से B और L बाहर चले जाएंगे, ये बाहर चले गए dx बाई डी टी। अब यहां पर ये हो गई वैल्यू E इज इक्वल टू BLV, जहां V माइनस dx बाई डी टी के बराबर है, ठीक। अब ये माइनस dx बाई डी टी के बराबर क्यों, कई बच्चे प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। dx जैसे जैसे बढ़ रहा है टाइम, वैसे वैसे x घट रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा x वैसे वैसे पिच्चू या छोटा होता जाएगा। तो आपको पता है कि अगर साइन लेना होता है रेशियो में, तो नीचे वाली क्वांटिटी में फिजिक्स अगर बढ़ रही, ऊपर वाली घट रही, तो माइनस आ जाता है। इसलिए v इज इक्वल टू माइनस dx बाई डी टी, इस माइनस dx बाई डी टी की जगह v रख दिया आपने, इधर प्लस लिख दो, इधर माइनस लिख दो, ज्यादा आसान लगेगा आपको, ठीक। काम खत्म, ये BLV आपका निकल आया। कैसे निकला? फेरेडे लॉ के बेसिस पे ये फेरेडे लॉ लगाया है। तो इसका प्रूफ भी आप आना चाहिए, एग्जाम में आता है, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इसी का प्रूफ मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स से। अच्छा, उससे पहले एक लॉ होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो कि इंड्यूस्ड करंट किस दिशा में निकालने को काम आता है। अब यहां पर देखिए फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, उसमें राइट हैंड लेना है पहले। तो कई बच्चे राइट की जगह लेफ्ट ही ले लेते हैं, तो कबाड़ा हो जाता है, तो गलत डायरेक्शन आ जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए, किसके लिए है ये? इंड्यूस्ड करंट के लिए राइट हैंड लेंगे, तीनों उंगलियों को, एक अंगूठा है इसमें, एक अंगूठा और ये क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर शायद, और ये मिडिल फिंगर है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी हम भूल गए कि इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी फर्जनी, हो उसको क्या बोलते हैं, खैर एनीवे आप समझ पा रहे हैं। ये अंगूठा, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, इसको तीनों को जेम्स बॉन्ड स्टाइल बना लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस उंगली को रख देना है और अंगूठे की डायरेक्शन में मोशन रख देना है, और ये जो उंगली देगी ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगी। जैसे समझाने के लिए, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में और मोशन आपका इस डायरेक्शन में,
तो अब तीनों उंगली का सेटअप किया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मोशन अंगूठे में, ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है, तो ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आपको मिल जाता है। ये तरीका है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? इंड्यूस्ड करंट के लिए। वरना क्या होता है कि आप रूल तो याद है, यही नहीं पता चल याद आ रहा है कि किसके लिए लगाएं, मसला होता है ये, तो पकड़ लीजिए इसको। खैर, अब अगली बात करते हैं मोशनल ईएमएफ भाई मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के बेसिस पर। अब यहां पर निकलेगा वही, लेकिन लॉजिक और कॉन्सेप्ट अलग तरीके से, आंसर वही आएगा। अब क्या होता है देखिए, समझिए। अब इस वही सेटअप है, इस रॉड को आगे बढ़ा रहे हो। जब रॉड को आप आगे बढ़ाओगे तो इस रॉड के अंदर आपको ये कलर दिख जा रहा होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, नीला पकड़ते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, वो भी तो इस रॉड के साथ आगे चल रहे हैं, क्योंकि पूरे इस रॉड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब आप जानते हो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट, ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट। अब हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये लगा देते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये होता था, लेफ्ट हैंड निकाला, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर या मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड का मतलब करंट। इस तरह से तिकड़म से निमोनिक कह लीजिए, रट्टा मारे रहते हैं लड़के। अब यहां पे ये लगाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है, और ये अंगूठा कितना था? फोर्स का निकलेगा। और ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड का है जो कि अंदर है, और ये करंट का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, और ये अंगूठा बता रहा है फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स क्या लगा? इस पर फोर्स लगा इधर। ये कौन सा फोर्स है बेटा? ये फोर्स है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, एफएम, मैग्नेटिक फोर्स। ये उधर लग रहा है। अब इससे होता क्या है जल्दी ही कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये खसक खसक के यहां पहुंच, इस रॉड के जगह नहीं तो यहां बना रहा हूं, इस कोने पर पहुंचने लगेंगे, और यहां से सरक के यहां जा रहे हैं, तो यहां पॉजिटिव चार्ज पैदा होने लगेगा। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड में डेवलप हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस। व्हाट इज दिस? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स भी लगाता है। जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। किधर? पॉजिटिव चार्ज है तो उसी दिशा में फोर्स लगता है जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और निगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर जो कि निगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर। ठीक। अब जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर फ्लो करता रहेगा, और इक्विलिब्रियम स्टेज पर ये एफएम इस एफई के बराबर हो जाएगा, तब शांति मिल जाएगी, है ना। शांति का मतलब फिर कोई भगदड़ नहीं होगी। आइए देखते हैं उस शांति में क्या प्राप्ति होती है हमको, क्योंकि सबको शांति चाहिए। तो यहां पर ये मैंने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स बताया जो कि क्यूवीबी के बराबर होता है। ये क्यूवीबी आ गया, कहां लग रहा है वो हमने समझा दिया था आपको। और नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट ये भी बता दिया, और पॉजिटिव इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, विच इज Q इंटू ई, ये चार्ज पे लगने वाला, और यहां इलेक्ट्रॉन है तो ई लिख देंगे। अब देखिए इन बैलेंस्ड कंडीशन क्या हुआ, Fm बराबर Fe, तो QVB जो यहां से निकला है फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, दोनों इक्वेट कर दिया। ये चार्ज और ये चार्ज निपट गया। इस केस में इलेक्ट्रॉन की बात की है तो इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते थे। अब यहां पे VB इज इक्वल टू ई आ गया। अब देखिए VB इज इक्वल टू ई, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q या Q एंड P, यानी ये जो सिरा है और ये सिरा है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए ये स्पीड है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस ना समझ लेना, ये पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिख दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होगा, E इंटू एल। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिश्ता होता है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, तो V इज इक्वल टू ई एल। तो ये E की वैल्यू हमने यहां से टिप दी, V इंटू बी, और ये रहा L।
अब ये V क्या है, E तो है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसकी वैल्यू VBL के बराबर है। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। यहां ये भी ध्यान रखिएगा, Q आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये जो Q है, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुए हैं और ऊपर वाला निगेटिव चार्ज इकट्ठा हुए हैं। तो इस बात को भी काफी पूछा जाता है आजकल, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और करंट की डायरेक्शन तो निकाली ही थी, ये करंट की डायरेक्शन है, ये तो ये एंटी ऊपर से देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसके अंदर ऐसे जा रही है करंट और बाहर आप देख पाए। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा प्लस या माइनस है। जब ये समझे रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको, फिर बातचीत करेंगे। खैर मेरे ख्याल से पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। अब आता है मोशनल ईएमएफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोटेटिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक रॉड लिया है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, इस रॉड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, और इस रॉड का एक एंड पे फिक्स कर दिया, और इसको L लेंथ है, और ओमेगा से यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घुमाने लगे। तो जब हम घुमाने लगते हैं तो इसके जहां से ये घूम रहा है, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E इज इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर इंटू ओमेगा। B है मैग्नेटिक फील्ड, L है लेंथ ऑफ द रॉड इस समय के लिए, ओमेगा है एंगुलर स्पीड या एंगुलर जो भी आप कहना चाहें। पकड़ में आई बात। और इस पे न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे 2 नंबर के बन जाते हैं, इसका डेरिवेशन भी आता है। तो इसका डेरिवेशन हम कराएंगे और स्पष्टता से इंटीग्रेशन से कराएंगे, जिससे आप कहीं भी किसी भी तरह के डेरिवेशन को हैंडल कर पाओ। कई किताब में इंटीग्रेशन नहीं यूज करते हैं आपको सरलता देने के लिए, लेकिन वो फंसा देते हैं आपको, क्योंकि जहां लगेगा इंटीग्रेशन वो लगा नहीं पाओगे। आइए समझ लेते हैं। तो मेटेलिक रॉड है, rotated normally in uniform magnetic field, and you will get the potential difference between O, और इसको A लिख दीजिए, O और A पॉइंट के बीच, और उसकी वैल्यू होगी हाफ BL स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ये कैसे आता है इसको देखते हैं, यानी इसका डेरिवेशन या प्रूफ कर रहे हैं। अब यहां पर हम जानते हैं कि जो मोशनल ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू BLV निकाल चुके हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होता है रॉड के या मूवमेंट के, तो हमारा BLV आता है मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब चक्कर क्या है ना कि इस O और A पॉइंट के लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। कारण क्या है कि ये जो BLV लिखा है इसके लिए B तो यहां सबके लिए सेम है पॉइंट में, L भी सेम है, V हर पॉइंट का यहां अलग है। देखिएगा यहां पर जो V है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, हम जानते हैं फॉर्मूला हुआ करता था V इज इक्वल टू R ओमेगा। पढ़े हो ना सर्कुलर वाला, रोटेशन वाला। तो ओमेगा सेम है, R अलग है। यहां से R ये हो गई, इस पॉइंट की R यहां हो गई R1, इसकी R दूसरी हो गई R2। तो क्योंकि R बदल रहा है तो V भी बदल रहा है, इसलिए V हर पॉइंट का V अलग अलग है। इसलिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं हटा देता हूं, वरना मैंने फिगर बनाई है कचड़ पचड़ हो जाएगा यहां, तो जिससे आप आसानी से समझ सकें। ये समझाने के लिए लिख दिया था मैंने। अब देखिए यहां पर, अब इसी के चलते हमने इसके सेंटर से O पॉइंट से x दूरी पर एक एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ है dx, ये छोटा सा पिद्दुकू एलिमेंट। अब इस एलिमेंट के लिए हम V इज इक्वल टू R ओमेगा लगा सकते हैं। तो स्मॉल ईएमएफ अक्रॉस dx, ये जो dx है ना, इसके अक्रॉस कितना ईएमएफ बनेगा, तो DE इज इक्वल टू B, लेंथ है dx, और ये हो गई इस पॉइंट P की लीनियर वेलोसिटी VP। बढ़िया। अब क्या, वी नो द रिलेशनशिप V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो इस VP को हम x इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूरी हो गई रेडियस x, और ये ओमेगा तो आपको पता है कि ओमेगा इस रॉड का जो होता है वही हर पार्टिकल का होगा, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, सब एक साथ ही घूम रहे हैं। तो ओमेगा जो रॉड का है ओमेगा, वही इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सबका ओमेगा होगा। इसकी गहरी चर्चा आप 11th के कई चैप्टरों में कर चुके हैं। तो VB इज इक्वल टू x ओमेगा। अब यहां इस VP की जगह आपने x ओमेगा पुट कर दिया, तो ये वैल्यू बन गई DE इज इक्वल टू B dx, और ये x ओमेगा। अब ये DE को हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, x बराबर 0 से लेके x बराबर L तक। ये x बराबर 0 है, और ये जो पॉइंट है वो x बराबर L है।
तो x बराबर 0 से l तक इसको bx ओमेगा dx को इंटीग्रेट कर मारिए। जो वैल्यूज कांस्टेंट है b और ओमेगा वो बाहर निकल गई, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता ही उसी लॉजिक पे, वो कभी और बात करेंगे डिटेल में। तो b ओमेगा बाहर निकल आया, तो इंटीग्रेशन 0 to l x dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और लिमिट लग गई 0 to l। अब यहां पर आप वैल्यू एक बार l रखेंगे और एक बार 0, तो l स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई b इज इक्वल टू हाफ, b कह रहा हूं, e इज इक्वल टू, ये e है, e इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसी तरीके से आप इसको निकालना, कैलकुलेट करना सीखिएगा, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे आज के पेपरों में, आजकल के पेपरों में जो आएगा। तो ये आपने मोशनल ईएमएफ निकाल लिया, इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि भाई इसी में जो मोशनल ईएमएफ था उससे करंट कितनी बनेगी। ये जो करंट बन रही थी ना, ये व्हाइट कलर है तो ये दिखेगा नहीं, ये जो करंट यहां बन रही थी, ये करंट इस समय कितनी बन रही है। तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू ई बाई आर, ई था BLV और ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, इस लूप का जो रेजिस्टेंस हो BLV अपॉन आर हो गया। दूसरा फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, इस वाले आर्म को आपको V अगर स्पीड मेंटेन रखनी है तो एक फोर्स लगाना पड़ता है आपको। वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स होता है B स्क्वायर एल स्क्वायर V अपॉन आर। ये फोर्स का रिक्वायरमेंट है, इतना फोर्स लगेगा। अगली बात, पावर डिसिपेटेड, तो P इज इक्वल टू एफ इंटू वी होता है, इससे आप कैलकुलेट F करेंगे और V से मल्टीप्लाई, तो ये V स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया करंट इन द लूप, ये फोर्स रिक्वायर्ड इन द लूप टू मेंटेन द मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, और ये पावर डिसिपेटेड इन द लूप। ये बातें रह रहे के पूछते हैं, तो हमने कहा जब पढ़ाई रहे हैं तो ये भी आपके सामने ले आए। अब ये बड़ा रिलेशन इंपॉर्टेंट है बिटवीन इंड्यूस्ड चार्जेस एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये पूछा बहुत जाता है। तो देखिए क्या है, फैराडे लॉ ने बताया था E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब I की वैल्यू होती है E बाई आर, ये हम जानते हैं। तो I को लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी, देखिए ये तो हम पहचानते ही हैं, व्हाइट कलर लेते हैं थोड़ा आसानी से दिखेगा। I की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी टी या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये ई बाई आर है। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इस ई की वैल्यू हमने यहां से रख दी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये यहां पर इस ई की वैल्यू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर। अब यहां पे डेल्टा टी और डेल्टा टी देखिए कट गया, तो वैल्यू क्या आई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो चार्ज है इसके अंदर, इंड्यूस चार्जेस, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, टोटल चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने लिखा और स्पष्ट आपको अभी कर देंगे कि यहां पर जो हमारा, ये देखिए ये फॉर्मूला यहीं लिखा है, ये हमारा जो ई होता था वो डिफाई बाई डी टी या डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी था, रेट। ये ई किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट पर। लेकिन ये डेल्टा क्यू रेट पर नहीं, टोटल चेंज इन फ्लक्स पे। ये बहुत पूछा जाता है, ये मैंने दोबारा मेंशन भी कर दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट के तहत कि इंड्यूस चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन, ये इंड्यूस चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है चेंज ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स, केवल डेल्टा फाई पे, ना कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी पर। डिफाई बाई डी टी पर ई डिपेंड करता है, लेकिन डेल्टा क्यू डिफाई बाई डी टी पर डिपेंड नहीं करता, ये डेल्टा फाइव पे डिपेंड करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ गए होंगे। ईएमएफ के लिए डिफाई बाई डी टी चाहिए होता है, लेकिन इंड्यूस चार्ज के लिए डिफाई बाई डी टी नहीं, टोटल चेंज इन फ्लक्स ही रिस्पॉन्सिबल है। उम्मीद करते हैं बात आप क्लैरिटी से समझ गए होंगे। अब एक सवाल है जो आपका पूछा जाता है, कई बार आ चुका है, बहुत ही सरल है, आइए देख लेते हैं। तो लिखा है एन एयरक्राफ्ट विथ ए स्पैन ऑफ 40 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये कलर बदलना पड़ेगा, ऐसे तो दिखाई पड़ेगा नहीं। ये जो विंग स्पैन है, ये इसकी वैल्यू 40 मीटर ये बोल रहे हैं, बोल दें तो ये 40 मीटर है, ऐसी चर्चा करा रहे हैं ये। अच्छा, अब आगे, तो विथ ए स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है आगे बढ़ने की 1080 किलोमीटर पर आवर है, जो चेंज करके मीटर पर सेकंड में भी ले आएंगे। इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट ए कांस्टेंट एल्टीट्यूड,
इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये कहां उड़ रहा है इस पे दिमाग ना भी लगाएं, तो मुद्दा ये कि अपनी हाइट को वेरी नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंटली चल रहा है ऐसे v मेंटेन किए हुए। अच्छा, वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन। ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मत समझ लेना कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला सवाल है इसलिए छोड़ दें इसको। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कोर्स में नहीं है, लेकिन ये सवाल में इसको केवल मैग्नेटिक फील्ड समझना है, ये टपक जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड सीधा नीचे आ रहा है जैसे फोटो में बना हुआ है, इसकी वैल्यू भी हमको पता है। तो ये हो गया कंडक्टर और ये हो गया इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है मोशनल ईएमएफ। अब आपको निकालना है कि ईएमएफ निकालना है जो इनके टिप्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में डेवलप हो रहा है। सिंपल आपको बीएलवी करना है मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस वाले मोशन के 90 डिग्री पर है और लेंथ के भी 90 डिग्री पर है। तो एल है 40 मीटर और बीवी है 1.75 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला और v था 1080 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में आप चेंज करेंगे तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 300 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये आ गया आपका v 300 मीटर पर सेकंड। अब कुछ बचा ही नहीं, E इज इक्वल टू BV LV। अब BV की जगह 1.75 इंटू 10⁻⁵ ये B की वैल्यू हो गई, L की वैल्यू हो गई लेंथ जो कि 40 मीटर था और उसके बाद V था जो ऊपर निकाले हो 300। अब तीनों को कर दिए मल्टीप्लाई तो 0.21 वोल्ट आपका आंसर आ गया। खत्म हो गया सवाल इसमें। बस देखिए कितना सरल है। मैं हटता हूं, आप चाहें तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं एक कदम। अब आता है इंडक्शन। तो आपके कोर्स में दो इंडक्शन, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन आपके कोर्स में है। आइए फटाफट उसको कवर करते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद में ही इंडक्शन, खुद ही में इंडक्शन किए दे रहे हैं। इंडक्शन क्या था? जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता था उसका विरोध करती थी इंड्यूस्ड करंट। तो लिखा है दी फिनोमिना, वो घटना, आप प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन होना इन ए कॉइल when a changing current passes through it is called self induction। अब ये खुद ही कैसे हो रहा है? जैसे इस सेटअप को देखिए, एक यहां सोलेनॉइड ले लिया और यहां एक बैटरी लगा रखी है जो, और यहां हम इसको की से क्लोज करेंगे या ऑन ऑफ करेंगे। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, आप बैटरी की करंट फ्लो शुरू होती है। मैंने बताया था कि 5 एम्पियर तक की बैटरी की करंट जानी है, तो 0 से 5 जाने में इट विल टेक सम मोमेंट, कुछ क्षण लगेंगे उसको। तो 0 से 5 जब वो बढ़ रही होती है तो उसमें करंट बदल रही है। करंट जब बदलती है तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बदलने लगता है, क्योंकि करंट बनाती है मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट बदली तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदला और इससे जाने वाला फ्लक्स भी बदला। जब फ्लक्स में चेंज हुआ तो एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गई और उसका काम क्या है? बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकना। तो इसका विरोध करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है। तो देखिए खुद में ही ये कांड हो गया है, यानी इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गई। इसी की वजह से इस इंडक्शन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अच्छा जी, तो जब हम की को क्लोज कर रहे थे, सर्किट को ऑन कर रहे थे, तब की घटना है। जब सर्किट को ऑफ करोगे या ओपनिंग ऑफ द सर्किट होगा, तब क्या होगा? तब ये जो बैटरी करंट है वो 5 एम्पियर से घटकर 0 एम्पियर की तरफ आएगी, क्योंकि करंट फ्लो कर रही थी 5 एम्पियर, आपने ऑफ कर दिया, घटी। तो अब ये इंड्यूस्ड करंट क्या करेगी? घटे ना। मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम ना हो उसके लिए सपोर्ट करेगी, तो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो जाती है जिस डायरेक्शन में बैटरी की करंट है। तो हमेशा ये रट नहीं लेना है कि ये करंट से हम अपोजिट डायरेक्शन, पता लगा ये करंट यहां बनाई इसका भी अपोजिट खींच दिए, ऐसा रट्टा नहीं लगाना है। इसलिए बताया कि यहां पे देखिए करंट का विरोध और यहां पर करंट की सेम डायरेक्शन में। किसका विरोध करना है? इंड्यूस्ड करंट को, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का। वो यहां पे घट रहा है तो सपोर्ट करा, यहां बढ़ रहा था तो विरोध किया। पकड़े रहिएगा। तो ये लॉजिक या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो सेल्फ इंडक्शन हम समझे, किन्हीं दो कॉइल के अंदर कौन सा जो कॉइल है वो ज्यादा सेल्फ इंडक्शन करेगा, कम करेगा, उसको मोटे तौर पे निकालते हैं एल से। इसको बोलते हैं इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इस एल का दो तरीके से डेफिनेशन दिया जाता है, वो मैंने फ्लो चार्ट बना के या डायग्राम बना के आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। जैसे दो मेथड है इसके डेफिनेशन ऑफ एल के। पहला मेथड क्या है
कि जो कॉइल थी उसमें जितनी करंट आप फ्लो करेंगे, जितना करंट फ्लो करेंगे उतना ही फ्लक्स आपका बनेगा। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया है एल, इसी को बोलते हैं इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एल। तो एल को फाई अपॉन आई से यहां कह देंगे आप। बढ़िया। दूसरी डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फेरेडे लॉ। तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहां पर आप ये जो फाई आता है, इसी फाई की जगह एल आई रख दिया जाता है। ये फॉर्मूला समझे थे ना, ये कैसे आया है वही चीज। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और यहां फाई था एल आई, तो माइनस डी अपॉन डी टी इंटू एल इंटू आई। एल कॉन्स्टेंट होता है तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये देखिए ये निकल आया। तो इसी से ये निकाला गया है, लेकिन आपको डायरेक्टली समझाने का तरीका डिफाइन करने का। तो यहां पर अगर आप एल निकालना चाहोगे तो ई मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ई अपॉन डी वाई बाई डी टी के बराबर। तो आप ये कह सकते हो कि जब करंट के बदलाव का रेट यूनिटी हो तो उस समय जितना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है वो न्यूमेरिकली एल के बराबर होगा। डेफिनेशन हो गई। यहां पे कहना चाहो तो आई को जब 1 करोगे तो फ्लक्स एल के बराबर हो जाएगा। यूनिट करंट जब फ्लो करो तो जितना फ्लक्स एसोसिएटेड है उस कॉइल से, वो उसका सेल्फ इंडक्शन होता है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस या केवल इंडक्टेंस एल के 2-3 तरह के नाम हैं, सब इसको जानते पहचानते हैं। तो ये एल हो गया। और एल हम क्यों पता करते हैं, क्योंकि भाई कौन सा कॉइल कितना मजबूती से मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का विरोध कर पा रहा है, इसका फर्क इससे महसूस कर पाते हैं। खैर, तो ये बिल्कुल मैथमेटिकली हो गया, इसको भी पकड़े रहिए एल की कहानी। अब देखते हैं ये एसआई यूनिट क्या होती है एल की, हेनरी। तो हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ एल, और एच से इसका सिंबल शो करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ये इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसका एल निकाल के बताओ। तो इसका जो एक सोलेनॉइड होता है, इसकी लेंथ एल ले ली और इस पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने ले लिए एन, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया ए। आपको ये पता होगा जिसे बोलते हैं लीनियर टर्न डेंसिटी, या कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो तो एन आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये एन आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है। तो यहां पर जो इंडक्टेंस होता है इस सोलेनॉइड का होता है एल म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। इसको याद कर लीजिएगा, म्यू नॉट परमेबिलिटी है, एन है लीनियर टर्न डेंसिटी या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसी में आप जब स्मॉल एन को कैपिटल एन अपॉन एल से रिप्लेस कर दोगे तो ये वैल्यू देखिए एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एक एल काट देगा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल मिलेगा। और यहां पर अगर आप इस सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल ठूस देते हो जिसका कुछ रिलेटिव परमिटिविटी मान लीजिए म्यू आर, सॉफ्ट आयरन वगैरह डाल देते हैं, तो यहां पर इस म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख देंगे आप, क्योंकि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो इसको आप इस तरह सेट कर लेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। हमेशा जहां जहां भी ये म्यू आता है अगर मटेरियल डाल लो तो मटेरियल का लेना रहता है, सिंपल सी बात है, वो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। खैर, लेकिन फिर भी आपको ध्यान दिलाना जरूरी था। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम डिराइव भी करेंगे बहुत आसानी से, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसमें न्यूमेरिकल ये छोटी मोटी चीजें आते रहती हैं। अब ये देखिए, ये एल पूछा जाएगा किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो इस फॉर्मूले से ही देख लीजिए आप। तो ये एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जितने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा होंगे उतना इसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा। एल इज प्रोपोर्शनल टू ए, जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उतना इसका एल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। और म्यू ऑफ द मटेरियल, जो अंदर अगर सॉफ्ट आयरन वगैरह रख देंगे तो इसका एल बढ़ जाएगा। ये डिपेंडेंसी हो गई। अब इसके डेरिवेशन की चर्चा करते हैं। ये डायग्राम हम समझ चुके थे। इसको देखते हुए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, हम फॉर्मूला सोलेनॉइड का जानते हैं, म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड हो गया। अब है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड, तो एक ईच टर्न से कितना है, जो एक घुमाव है उससे कितना, बी इंटू ए, ये मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बी इंटू ए। बी की वैल्यू लिखी म्यू नॉट एन आई और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया का मतलब है पाई आर स्क्वायर, ये एरिया क्या है,
पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, बढ़िया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इंटायर सोलेनोइड, पूरे सोलेनोइड, ये एक छल्ले से था पूरे से, तो टोटल एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये यहां पर टोटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू नॉट एन आई ए इंटू कैपिटल एन, और ये वैल्यू हो गई 5 म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन एल, इसको कैपिटल एन को एनएल भी लिख सकते हो। अब हम जानते हैं कि ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए आई। अब हम बाई डेफिनेशन जानते थे फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एल निकालना तो फाई अपॉन आई लेना पड़ेगा, तो फाई अपॉन आई के लिए ये जो फाई है इसको आई से डिवाइड कर दो, तो ये आई कट जाएगा, इसको अपॉन आई करोगे आई कट जाएगा, तो इतनी वैल्यू बचेगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल आ गया। अब स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल लिख दोगे तो एन स्क्वायर ए अपॉन एल आ गया, कोई समस्या ही नहीं है। अगली बात करेंगे सम मटेरियल उसके अंदर ठूस दियो जैसा बताया, तो इस म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर आप कह देंगे, वो भी कोई पॉइंट दिक्कत नहीं है। और ये एल की वैल्यू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूले हो गए। 4 वेरिएंट हैं, ये चारों वेरिएंट आप याद कर लीजिए, जिससे दिमाग ज़्यादा लगाना ना पड़े। दिमाग तो खैर लगाना ही पड़ेगा, लेकिन सरलता और समय बचा सकेंगे। तो ये डेरिवेशन भी है कि सोलेनॉइड का एल निकाल लो, ये अलग से आता भी है आपके यहाँ, आप इसको कर समझ पाए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हो रहा था, खुद में ही कांड हो जा रहा था। अब यहां पर खुद में नहीं है, जोड़ा बन गया है, तो पेयर हो गया है, तो पेयर में कांड होगा, पहले तो अकेले में हुआ जा रहा था। तो यहां पर ये क्या होगा कि एक कॉइल को जिसमें हम करंट फ्लो कराते हैं उसको बोल देते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें ये देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पैदा हुई कि नहीं उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिए। अब जैसे ही हम यहां पे स्विच को क्लोज करेंगे, ऑन करेंगे, तुरंत यहां पे जो करंट है 0 से 5 एंपियर तक बढ़ेगी। जब करंट इसमें बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इससे बगल में एसोसिएटेड फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि बी बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स में बदलाव होगा। उस बदलाव का विरोध करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। ये इंड्यूस्ड करंट की वजह से ये पॉइंटर या मार्कर हिल जाता है। तो जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें मोमेंटली करंट फ्लो हुई है। और जब आप इसको ऑफ करोगे तब करंट तब भी होगी, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, पहले इधर है तो इधर हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का वो विरोध करता है। यहां पर देख रहे हैं ना, इसकी वजह से इसमें चेंज हो रहा है, तो ये म्यूचुअल हो गया। उसमें क्या था, अपनी ही वजह से अपने में ही चेंज हो जाना, तो सेल्फ हो गया था। तो यहां पर आप लिखने में आए तो 2 लाइनें आप सुंदर तरीके से कैसे लिख सकते हैं नोट्स का फायदा उठाकर, वो भी मेंशन किया है। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ द करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का, और सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट का बनना एक कॉइल में ड्यू टू चेंज इन दी नेबरिंग कॉइल में करंट जो बदल रहा है उसकी वजह से ये बन गया, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। उम्मीद है पकड़ पाए होंगे। म्यूचुअल इसीलिए कि 2 लोग हैं। यहां भी अब इसके 2 कॉइलों में, क्योंकि इसमें जो एम होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये एम इस जोड़े की प्रॉपर्टी होती है, पेयर की, किसी एक की नहीं होती है। आप समझ गए ना। जैसे फैमिली की पहचान अगर मोटे तौर पर करें तो मम्मी पापा से हो गई, बाकी तो बच्चे भी उसमें इंक्लूड है। लेकिन मम्मी की पहचान अकेले नहीं है, अगर हम थोड़ा भावनात्मक तौर पे देखें, या पापा की पहचान अकेले नहीं है, मम्मी पापा मिलके एक पेयर बन रहा है और फैमिली वहां से प्रोड्यूस हुई और बनी है आपकी। तो फैमिली की पहचान मम्मी पापा दोनों से है, और आप लोग हैं तो आप लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। बात पकड़ में आ रही ना। पेयर का यहां पर ये गुण है, ठीक है। तो अब वो पेयर का कितना शक्तिशाली इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, उसको पहचानने के लिए एम की चर्चा करते हैं। तो एम को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे एल को 2 तरीके से डिफाइन किया था। एक होता है फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये जो फाई है ये सेकेंडरी कॉइल का है, करंट अपनी प्राइमरी कॉइल की है। क्योंकि 2 कॉइल है ना, तो फाई एस का मतलब सेकेंडरी में और करंट प्राइमरी में। फ्लक्स तो देख रहे हैं, तो फाई एस इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिए, तो फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी हो गया, ये लिख दिया यहां पर। तो एम है यहां पे म्यूचुअल कंडक्टेंस।
बात आपको समझ में आई। दूसरा, इसी भाषा का उपयोग करते हुए ES जैसे वहां किया था, तो -m dip/dt, और यहां पे कहेंगे तो m की वैल्यू मैग्नीट्यूड के तौर पर ES/dip/dt। मतलब अगर रेट ऑफ चेंज प्राइमरी कॉइल के करंट में यूनिटी है, तो सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है वही न्यूमेरिकली m के बराबर हो जाता है। खत्म। और यहां भी इसी भाषा का प्रयोग करके आप डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर इसको m को बोलते क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जोड़े की प्रॉपर्टी है, पेयर की, अकेले की नहीं है ना, ये पकड़े रहिएगा। अब यहां पर इसकी यूनिट भी क्या होती है? हेनरी। तो इसकी यूनिट भी क्या है? हेनरी, और कैपिटल H इसका सिंबल है। ये m की बातचीत हो गई। अब यहां पर एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है, इसका मुद्दा बस समझ लीजिए आप कि जब इसको हम पहले वाले को बनाए हैं प्राइमरी और दूसरे को बनाए हैं सेकेंडरी, अगर ऐसा कर रखा है हमने तो ये इस समय हम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बातचीत करते हैं वो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन बोलते हैं, क्योंकि इसमें फ्लक्स बन रहा है। तो इस समय इस सेटअप में जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे तो M21 बोलेंगे। बात समझ में आई? अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या किया गया एक्सपेरिमेंटली, कि ये सेटअप यहां और इस सेकेंडरी में ये सेल लगा दिया, इस प्राइमरी में गैल्वेनोमीटर अदला बदली कर दी। तो जब अदला बदली कर दोगे तो उस समय जब आप निकालोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकाल दोगे, क्योंकि ये अब सेकेंडरी हो चुकी, ये अब प्राइमरी हो चुका है। ठीक, मतलब अब उसके बाद ये दोनों जो वैल्यूज होती हैं ये आपस में बेटा बराबर आती हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि इन दो कॉइल्स के अंदर किसे प्राइमरी ले रहे हो और किसे सेकेंडरी ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको प्राइमरी लेके इसको सेकेंडरी बना दो या इसको प्राइमरी लेके इसको सेकेंडरी बना दो, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल होगा। तो M12 और M21 दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये मैंने इसलिए बताया कि कहीं M21 लिखा हो तो आप समझ जाएं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। पहले वाला जो लिखा होता है उसमें फ्लक्स बनता है और दूसरे वाले में करंट फ्लो करा के बनाते हो। इतनी बात, इसमें फ्लक्स बन रहा है 1 में, 2 में करंट, फ्लक्स बन रहा है 2 में, 1 में करंट। समझ गए होगे? ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है, दोनों का मतलब M कह देते हैं, तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार आपसे पूछा भी जाता है, तो वहां पर यह है कि दो जो सोलेनॉइड्स हैं उनका M निकालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पे सरलता देने के लिए दोनों सोलेनॉइड का लेंथ को सेम रखा जाता है डेरिवेशन में, ये लेंथ सेम, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस दोनों की अलग करी जाती है। इस एल को भी अलग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम अलग करेंगे ये हमारे कोर्स से बाहर, स्कोप ऑफ द स्टडी से बाहर हो जाएगा। इसलिए सरलता के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए दोनों की लेंथ सेम और दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस अलग अलग। समझे? अब इस केस में जो M, क्योंकि किसमें प्राइमरी किसको सेकेंडरी माने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो M की वैल्यू जो आती है वो μ0 N1 N2 A/L या μ0 N1 N2 AL, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनता है दो सोलेनॉइड्स का। यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो एरिया है ये A, ये होता है कॉमन एरिया या स्मॉलर एरिया। ये जो ऑरेंज कलर है, कौन सा कलर है, जो भी कलर आप कहते हो, उसका एरिया है। यहां पर एरिया लिखा नहीं है, ये इसका एरिया है। एरिया मतलब A1 का है, A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर। तो छोटे वाले कॉइल का एरिया, या कई किताब में कॉमन एरिया लिखते हैं या इनसाइड वाली कॉइल का एरिया लिखते हैं, बात वही है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये जो एरिया है वो स्मॉलर कॉइल का है या कॉमन एरिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस में। बात पकड़ में आई होगी। ये जो रेड या ऑरेंज, ये कौन सा कलर है समझ में नहीं आ रहा, क्या बोले, पीच कलर है, जो भी आप बोलते हैं, ये रेड टाइप का जो कलर है उसमें ये एरिया A बन रहा है। पकड़ में आ रही है बात ना? उसका एरिया ले रहे हैं, व्हाइट वाले का एरिया मत लेना, इसलिए A बराबर A1 लिख दिया है। ये नंबर 1 कॉइल और ये सफेद वाली नंबर 2 कॉइल। ठीक, अच्छा, इसका डेरिवेशन करेंगे। ये डेरिवेशन भी आपसे काफी पूछा जाता है। अब यहां पर ये दो कॉइल हैं, ये नंबर 1 कॉइल है जिसमें S1 लिखा है, नाम सोलेनॉइड 1, और ये दूसरे वाले को सोलेनॉइड 2 कर दिए हैं। अभी सेटअप में हम क्या करेंगे,
आप पकड़ सकते हैं कि पहले वाले में करंट हम भेज रहे हैं और दूसरे वाले का देख रहे हैं, या दूसरे में करंट भेज रहे हैं, पहले वाले का एक निकालेंगे, दूसरा उसी तरह निकाल लेंगे आप। बाकी R1 R2 N2 N1 और बाकी बातें आप समझ गए हैं। अब टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ सेम लेंथ, इन दोनों का लेंथ क्या किया है, सेम रखा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और S2 इज उंड ओवर S1, ये जो S2 वाला कॉइल है जिसकी रेडियस ज्यादा है, यानी R2 इज ग्रेटर देन R1, उसको हमने लपेटा है पीली वाली कॉइल के ऊपर। फर्स्ट पास्ट S2 I2 इन S2, हमने अभी क्या किया है, करंट हम जो निकाल रहे हैं वो करंट भेज रहे हैं I2 में, और हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे पीले वाले कॉइल की, यानी 1 की, यानी कि M12 निकाल रहे हैं इस समय। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 वाले में करंट भेजें, इसलिए M12 हो गया। ठीक इसी तरीके से पलट के भी निकाल लेंगे तो सेम आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पास I2, इसमें करंट हमने I2 भेजी, तो इस सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, तो मैग्नेटिक फील्ड बना म्यू नॉट N2 I2। ये जो ऑरेंज कलर का है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट N2 I2। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इनर सोलेनॉइड, ये जो पीला वाला सोलेनॉइड है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो लिंक करने के लिए एक टर्न से, एक लूप से B2 इंटू ए, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है पीले वाले में N1, तो N1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो B2A इंटू N1, तो म्यू नॉट N2 I2 इंटू ANI, ये टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द पीला कॉइल या S1 कॉइल। आप कलर तो एग्जाम में बनाएंगे नहीं, तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे S1 कॉइल। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ये विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 2 यानी M12, इसकी डेफिनेशन क्या थी, phi1 अपॉन I2। जो प्राइमरी है उसमें, प्राइमरी हमने ये मानी है I2, तो नीचे, और सेकेंडरी में फ्लक्स, इसको आपने phi1 को डिवाइड कर दिया, I2 से I2 कट गया, और म्यू नॉट N2A N1 ये फॉर्मूला आ गया। और यही म्यूचुअल, इसी तरीके से क्या करेंगे, अब ये तो M12 निकाले हो, अब पहले वाले में करंट भेजोगे और सेकंड वाले का निकालोगे तो M21 आ जाएगा, और आप देखोगे वो सेम आएगा, क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम से हम पढ़ चुके हैं। तो M12 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट N2A N1 या म्यू 2 N2 N1 A अपॉन L, सेम फॉर M21 रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बेसिस पे, या निकालना हो तो आप निकाल भी सकते हैं। इसलिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम में दोनों को M बोलते थे, तो M का फाइनल फॉर्मूला आपके हाथ में आ गया, म्यू नॉट N2 N1 A अपॉन L या म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, ये वैल्यू यहां पर आ गई है। यहां पर मुझे लग रहा है कि एक L मल्टीप्लाई होना चाहिए, या शायद ये L गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो N की वैल्यू होगी वह N2 अपॉन L, तो यहां पे L लिखोगे तो एक L मल्टीप्लाई करोगे तब ये वैल्यू बनेगी। तो म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L, ये हो गया। ए क्या है, ध्यान रखना है, एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड, इस केस में येलो कलर वाले का एरिया, आपको समझाने के लिए स्मॉलर। बस ये प्रूव हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, और अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पकड़े रहिए इसको, बढ़िया आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं एक कदम। अब जो फैक्टर्स देखते हैं, जो M है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये फॉर्मूला हमने बनाया था पीछे, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। अब इसी पे देखिए फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, तो पहली चीज N1 N2 के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है, तो N1 N2 जितना ज्यादा होगा M उतना ज्यादा होगा। कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर आपका A ज्यादा है तो M ज्यादा होगा, कॉमन एरिया कितना है। रिलेटिव सेपरेशन, आपस में दूरी कितनी है, मतलब एक कॉइल अगर इधर है तो एक के ऊपर एक है, तब तो कोई दूरी ही नहीं है। मान लो आपने इससे दूर रख दिया है ऐसे, तो दिस इज सेपरेशन। तो ये सेपरेशन अगर ज्यादा है तो कम होगा M, और सेपरेशन कम है तो M ज्यादा होगा। तीसरा रिलेटिव ओरिएंटेशन, मतलब ये जो कॉइल रखे हो इसके हिसाब से इसको तिरछा भी तो रख सकते हो ऐसे, तो अगर इसके बनस्पत आप कोई कॉइल ऐसे रख देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका 0 हो जाता है, और अगर एक के ऊपर एक कोएक्सियली लपेट देते हैं ऐसे तो यहां पर M1 आ जाता है। तो M की वैल्यू 0 से 1 तक टहलती रहती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, उसके बीच हो सकती है। ये कहानी रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल हो गया, कि इसके हिसाब से ये कैसा आपने ओरिएंटेशन दे रखा है। आगे परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, इस कॉइल के अंदर क्या भरे हुए हो, अगर सॉफ्ट आयरन है तो ज्यादा हो जाएगा M,
सिंपल सी बात। तो ये कुछ फैक्टर हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था इसलिए अलग से मैंने आपके सामने इसको हाईलाइट किया, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। अब एक सवाल आता है, इसको कर लेते हैं। A 12 volt battery connected to a 6 ohm 10 Henry coil through a switch drives a constant current, ये फोटो बनाई है, थ्रू द करंट। ये देखिए एक इंडक्टर है, इससे एक बैटरी लगाई है 12 वोल्ट की, एक की कनेक्ट है और आर है 6 ओम, एल है 10 हेनरी, जो किया था उसी की फोटो। दिस स्विच इज सडनली ओपनड, इस स्विच को धाएं से खोल दिए। जब खोल दिए तो करंट, जितनी भी करंट होगी वो खटाक से जीरो की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगी, करंट घटने लगेगी। जब करंट घटेगी तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स भी घटेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। अच्छा, इफ इट टेक्स 1 मिली सेकेंड, और कितना समय लगा इसको ये करने में? 1 मिली सेकेंड। तो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल। तो स्टेडी करंट आई थी V अपॉन आर, भाई जब ये क्लोज था तो उसमें करंट कितनी थी? I इज इक्वल टू V अपॉन आर। 12 वोल्ट की बैटरी, 6 ओम का रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर की करंट जा रही थी। और जब आपने फाइनल करंट हो गई जीरो, जब इसको आप ऑफ कर दिए हो तो अल्टीमेटली करंट तो जीरो होनी चाहिए। अब di/dt निकालते हैं, तो 0 - 2 माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन 1 मिली सेकेंड, तो ये वैल्यू आ गई -2 × 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। ये di/dt है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -L di/dt, तो -10 मतलब माइनस लगा और L की जगह 10, और di/dt था -2 × 10⁻³। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 20,000 वोल्ट आपका यहां आंसर आ गया। देखिए कितना सरल है, और आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट करिए इसे आप जल्दी से, आसानी से। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, एक न्यूमेरिकल को और करते हैं। तो यहां लिखा हुआ एंड ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन दी सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बना है? 0.5 वोल्ट। व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर। प्राइमरी में I1 थी 5 और I2 हो गई 2 एम्पियर। अच्छा, और समय कितना लगा है? 300 मिली सेकेंड। 300 मिली सेकेंड को सेकेंड में करोगे तो 300 × 10⁻³ सेकेंड हो गया। पूछ रहा है कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, M निकालना है। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू -M di/dt। अब यहां पर E की वैल्यू दे रखी है 0.5 वोल्ट, पुट कर दी, -M, और यहां हो गया इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 5। अगर ये माइनस नहीं लेते हो तो बड़े में से छोटा घटा देना, खत्म हो गई बात। और माइनस ले रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। खैर, तो ये वैल्यू यहां पे आ गई 300 × 10⁻³ M जो यहां पे निकला 0.5 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आधा यानी 150 बचेगा, 150 को 300 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा जो आपको दिख रहा है 0.05। ये 3 आया तो 3 से काट के 100 कर दो, 100 का आधा 50 और 10⁻³ ये M की वैल्यू आ गई 0.05 हेनरी। M निगेटिव कभी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। कहीं निगेटिव L और M निगेटिव निकलने लगे तो समझ जाना कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, जिससे गलती रोक सको। नोट कर लीजिए इसे आप, मैं हट जाता हूं 1 सेकंड के लिए, पॉज करके आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो एसी जनरेटर है। तो एसी जनरेटर में क्योंकि जो अगला चैप्टर होता है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें ई का क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशन है, वो डेराइव की जाती है। तो एसी जनरेटर में यहां पर अगर आप देखें तो ये कॉइल है, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस कॉइल को हम रोटेट करते हैं ये एक्सल से। अब रोटेट करने में आप हाथ से घुमाएं या कोई इंजन लगा दे, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, जो घुमाएं जिससे अल्टीमेटली इसके अंदर करंट पैदा होगी। जैसे जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर में इंजन्स लगे होते हैं, जो शादी ब्याह में पीछे ठेलिया में जनरेटर जाता, धक धक डीजल डाले रहते हैं उसमें, वो तो डीजल फूकता है, उससे ये घूमता है और उससे फिर करंट यहां बनती है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है उसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी चर्चा हम करना चाहते हैं यहां पर। तो ये E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन अभी हम डेराइव करेंगे कि ये कहां से आई इसमें। और हम लोग E0 को, E0 का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Emax EMF, वो वैल्यू होती है NBA ओमेगा। तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी आ जाता है। यानी इसके अंदर जो इंड्यूस्ड EMF है वो साइनसॉइडल कर्व देता है, इस तरीके से चेंज होता है ना, जैसे साइन कर्व होता है, ये T हो गया, ये E हो गया।
और इसी कर्व को बोलते हैं साइनसोइडल कर्व, और अल्टरनेटिंग करंट में इसको लेके काफी चर्चा करेंगे, यही इक्वेशन पकड़ते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग, ये जो ईएमएफ है इस तरह से पीरियोडिक चेंज करता है एसी जनरेटर। कैसे आया ये समझ लेते हैं। और ओमेगा 2πf के बराबर होती है एंगुलर स्पीड। आइए इसको डेराइव कर लेते हैं कि ये इक्वेशन कहां से हमको प्राप्त हुई है। तो यहां व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड, ये जो कॉइल है ये इसकी एक्सेल है, इसको रोटेट किया जा रहा है। जब इसको रोटेट कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि इसको कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से आप रोटेट कर रहे हो, ओमेगा वेरी नहीं कर रहे हो, ओमेगा सेम है। द एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी यहां हो गया, और एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल वो क्या होता, प्लेन के इस फोटो के हिसाब से अभी इधर होगा एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल बांध लेते हैं थीटा है, क्योंकि जब ये घूमेगा ऐसे ऐसे जब घूमेगा तो ये इसका एरिया वेक्टर बदलेगा, तो एरिया वेक्टर और बी तो बदल नहीं रहा, उसके बीच का एंगल भी वेरी करेगा। एंड द एरिया वेक्टर ए ऑफ द कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इज थीटा, किसी भी क्षण टाइम टी पर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो थीटा की वैल्यू हो गई ओमेगा टी, ठीक है, थीटा इसको तो ओमेगा टी होता ही है। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि थीटा था 0 जब टी 0 था। थीटा शुरू में थीटा 0 था, यानी एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 था, यानी कॉइल ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इस समय से शुरू की हो और फिर ये घूमेगा। अब यहां पर हम देखते क्या है, एज ए रिजल्ट द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस विद टाइम। अब इससे क्या होगा, जैसे जैसे समय के साथ थीटा बदलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स है वो बदलेगा, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी बी ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा बदल रहा है तो बी ए कॉस थीटा। अब ये हो गया बी ए, इस थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी, तो इस थीटा की जगह हमने ओमेगा टी पुट कर दिया, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हम जानते हैं फेरेडे लॉ के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये फेरेडे साहब बता गए, एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब यहां पर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, E लिया माइनस एन डी अपॉन डी टी, और ये फाई की वैल्यू है, ये जो फाई निकाले हैं इसकी वैल्यू बी ए कॉस ओमेगा टी रख दिया। अब जो जो टर्म यहां कांस्टेंट थे वो डिफरेंशिएशन से बाहर चले जाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का वैल्यू ये तो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल है, बी और ए कांस्टेंट है, तो ये दोनों बाहर निकल आए, तो एन बी माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर आप इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। आराम से डिफरेंशिएशन इतना कर ही लेते होंगे। अब ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू यहां पर निकल के आई। भी आगे बात करते हैं तो इस डेरिवेशन को थोड़ा सीखे रहिएगा, बढ़िया। अब इसी को आगे कैरी करते हैं, तो E इज इक्वल टू एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये इसकी E की मैक्सिमम वैल्यू कब क्या हो सकती है, कब होगी, ये तब होगी मैक्सिमम वैल्यू जब साइन ओमेगा टी प्लस 1 हो जाए। तो अगर ये 1 हो जाता है, प्लस माइनस 1 का मत कि ऊपर नीचे, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें E की मैक्सिमम वैल्यू, तो जब ये वैल्यू हमारी इसकी 1 हो जाए, तो जब ये 1 हो गई तो एनबीए ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो गया। तो इसको हम ई नॉट को एनबीए ओमेगा को ई नॉट को एनबीए ओमेगा, और ये बेसिकली क्या है, ई मैक्स है, ये रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इतना बड़ा ना लिखना पड़े। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आपका फॉर्मूला निकल आता है। और इसको याद रखिए, मैंने बताया कि ये साइनसोइडल ईएमएफ है, यानी अगर आप टाइम में और ई में प्लॉट करेंगे कर्व को, तो इस साइनसोइडल ये ई कर्व की तरह ऐसे ऐसे बनाता हुआ आएगा। इसी को अल्टरनेटिंग करंट की तरह चैप्टर नंबर 7 में आप डील करेंगे। तो ये जो जनरेटर था एसी जनरेटर है, तो ये आपको एसी करंट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी यहां पर मिलती है। इसको भी आप पॉज करके नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है। आपको जाते जाते याद दिला दूं कि आप द्रोणा में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगस्त 8 से हम लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 से दोबारा पढ़ना शुरू किया है। अप्रैल से जो मैं पढ़ा रहा था वहां पर एक बुक खत्म कर चुका हूं, उसके भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे।
है ना। साथ में पूरे सिलेबस के भी लेक्चर मिल जाएंगे और साथ में यहां से मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया हूं, तो कोई टॉपिक मिस नहीं होगा, आप तुरंत मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपको सारी वो चीजें दी जाती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियोस एंड एग्जाम्पल सब मैंने रिकॉर्ड करके पूरे दिए हैं। 10 साल के पीवाईक्यूज भी आपको रिपोर्ट करके मिले हुए हैं 2025 के अपडेशन के साथ। उसके साथ एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी के भी वीडियोस मौजूद हैं, मैंने रिकॉर्ड किए हैं आपके लिए। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला शीट भी है जो मैंने हाथ से लिख के बनाई है, प्लस नोट्स भी है मेरे रिवीजन आपको मिलेंगे, असाइनमेंट भी फुली सॉल्व, यानी सब कुछ है। आप बहुत कुछ और है जो हम बोल नहीं पा रहे हैं समय की कमी की वजह से। तो फॉर 97% यू कैन ज्वाइन द्रोणा कोर्स, जो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा में इनरोल करना, वो कैसे इनरोल करेंगे, तो वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां द्रोणा दिखाई पड़ेगा, द्रोणा में आप ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ इजी फिजिक्स विद अरविंद सर सीखिए आसान कॉन्सेप्ट और मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इजी लगा हो, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुए हो, अरविंद सर की मेहनत आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप सुटेबल समझें। और मुझे कमेंट करके बताइए कि और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। और हां, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।